गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आपने जो अपनी सीरीज चल रही है क्वांटम मैकेनिक्स वाली वो अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं। ठीक है, साथ साथ में मैंने नोट्स बनाए हैं और जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको वो साथ साथ आप नोट डाउन करते जा रहे हैं, है ना। इस वीडियो में देखो, जो अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे। अभी क्या हो रहा है कि अभी अपने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर प्रॉब्लम्स पड़ रहे हैं जिन्हें अपने पोटेंशियल प्रॉब्लम कहते हैं या फिर कह दो आप विभव समस्याएं कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, इनका नेचर क्या है कि इनमें कंपटीशन प्रोस्पेक्टिव से जब आप पढ़ते हो तो आपको मेनली जो काम करती चीजें वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिजल्ट काम करते हैं। ठीक है ना, कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या आया था, ठीक है, और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या आया था। ओके, इसके अलावा मतलब मान लो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या आई थी, और इसके अलावा एक दो चीजें आप और देख लो। ठीक है, जो अपने लेक्चर जब बनाते हैं ना उस टाइम जब मैं आपको कंप्लीट डेरिवेशन वगैरह करवाता हूँ तो उसके बाद मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि आपके लिए ये चीजें काम की रहेगी, है ना, कंपटीशन के प्रोस्पेक्टिव से या फिर कह दो जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर एमसीक्यू आ रहे हैं ना। ठीक है, तो उसको आप कंपटीशन प्रोस्पेक्टिव लेके चल सकते हो। जहां सब्जेक्टिव होता है, जैसे कि मतलब मान लो अपना जो एचपीएससी है वो सब्जेक्टिव लेता है, तो वहां सिनेरियो जो है वो थोड़ा अलग हो जाता है, वो डेरिवेशन भी आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है कि अभी हम जब पोटेंशियल प्रॉब्लम करते हैं उनके अंदर अपने डेरिवेशन भी करते हैं। क्यों करते हैं? ये डेरिवेशन अपने इसलिए कर रहे हैं कि मान लो अपने को कल को मिल जाए, ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व करने को मिल जाए तो आप वो सोल्व कर पाए, सिर्फ और सिर्फ इतना ही मोटिव रहता है। बाकी थोड़ा सा जब आगे चलेंगे, अभी तो इनिशियल डेज ही है, ठीक है ना, लगभग अपना 7वां लेक्चर चल रहा है क्वांटम मैकेनिक्स का, इनिशियल लेक्चर है। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो अपना थोड़ा सा क्या करेंगे और शॉर्ट में चलने की ट्राई करेंगे कि जो आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना कि आपके लिए वैल्यूएबल है। पर अभी क्या फोकस है कि आप थोड़ा सा फिजिक्स के साथ क्या हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, आपको डेरिवेशन वगैरह भी करवा दी जाए। बाकी जब अपना कोर्स कंप्लीट होगा तब देखते हैं उस टाइम, है ना। कुछ वैसे तो मैं साथ में बता ही देता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन कर लेंगे, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये आपके काम का है। बाकी उस टाइम भी ट्राई करेंगे कि आपको थोड़ा सा, है ना, और फटाफट फटाफट, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है तो 2 घंटे 1.5 घंटे में क्वांटम मैकेनिक्स बता दी पूरी पूरी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो चीजें उस टाइम देखेंगे, है ना। अभी तो ठीक है कि अपना एक तो सिलेबस हो जाए, ठीक। और इसके अलावा जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना, इस मोटिव के साथ ही अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 07। इसके अंदर अपने पहले करेंगे एक न्यूमेरिकल। वो न्यूमेरिकल आपको पहले मैंने नहीं करवाया था, ठीक। वो मैंने पहले इसलिए नहीं करवाया क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी क्या थी, क्रैमिंग वाली चीज थी, याद रखने वाली चीज थी, तो मुझे लगता है वो करवा देना चाहिए क्योंकि हो सकता है वही आ जाए एग्जाम में, है ना। एग्जाम में कुछ पता नहीं, किस्मत का कुछ है पता नहीं होता। ओके, तो वो क्वेश्चन आप लिख लो जो पीछे अपने टॉपिक पढ़ा है ना, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपने पढ़ा था एसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल पोटेंशियल वेल पढ़ा था। ओके, उसी से रिलेटेड वो अपने पास टॉपिक है। देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन है अपने पास, पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव इन, चाहे उसको आप वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स कह दो, एसिमेट्रिक वाला, या पोटेंशियल वैल कह दो, एक जैसी सी बात है, दोनों सेम बात, दोनों में सेम चीज अप्लाई होती है। ठीक है ना, सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, पोटेंशियल की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसमें अपने पास आता है एक, ए पार्टिकल इज कन्फाइंड टू, ए पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव इन ए वन डायमेंशनल, मूव इन ए वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स ऑफ, पोटेंशियल बॉक्स ऑफ width 10 a, width 10 a मतलब 10 एमस्ट्रॉन्ग, having infinite potential, having infinite potential at walls, at walls की जो दीवारें हैं उन पे इनफाइनाइट पोटेंशियल और अंदर है पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा, आपको बताइए, है ना। इफ द पार्टिकल इज इन, इफ द पार्टिकल इज इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट जब पार्टिकल अपनी जो क्या बोलते हैं सबसे निचली अवस्था में है, ठीक, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट द कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल,
ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स विद इन ए रेंज ऑफ विद इन ए रेंज ऑफ 1 एमस्ट्रॉन्ग की एक। जब अपने पास पार्टिकल कहाँ है, सेंटर के आसपास है ना, तो बताओ कि 1 एमस्ट्रॉन्ग की रेंज के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि एक पार्टिकल है अपने पास 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के अंदर है, जिसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 10 एमस्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उस बॉक्स की। तो आपको ये बताना है कि उसके सेंटर के ऊपर ग्राउंड स्टेट के अंदर जब वो है, तो उसके सेंटर के आसपास 1 एमस्ट्रॉन्ग के रेंज में उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। करे क्वेश्चन आ जाओ करते हैं, ये सीधा सीधा सीबीएच से उठाया मैंने। इसका सॉल्यूशन देखो, सिंपली आपको पता है अपने पास जो लेंथ है बॉक्स की वो क्या है, 10 एमस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एन इज इक्वल टू 1 है बिकॉज ग्राउंड स्टेट है, तो जो साई वन आएगा अपना क्या हो जाएगा, √2/x, ठीक है ना, √2/a। साइन क्या होता है, n/x, n क्या है 1/x/a, तो ये अपने पास क्या आ गया, 2/a साइन πx/a आ गया। अपने को क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है, निकाल दो। क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, साई साई कह दो या साई कह दो, ठीक है, dx आ जाएगा क्योंकि 1d है, ओके। और यहाँ आ जाएगा सेंटर है, ये 10 है पूरा, सेंटर कहाँ होगा, 5 पे होगा, और एक में पाए जाना है, मतलब 5 से आगे 5.5 आधा कर लो और पीछे कर लो 4.5। तो इसके कहाँ हो गया, 4.5 एमस्ट्रॉन्ग से लेकर के 5.5 एमस्ट्रॉन्ग के बीच में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी, ठीक है। निकालें, करो सॉल्व इसको। ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा साई स्टार करोगे तो 2/a साइन तो साइन स्क्वायर πx/a dx, लिमिट आ जाएगी 4.5 ए से लेकर के 5.5 ए, ठीक। ए मतलब एमस्ट्रॉन्ग है, यहाँ भी ए मतलब क्या है, एमस्ट्रॉन्ग है अपनी, ओके। इसको आप सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सोल्व करना, तो पहली बात तो आपको देंगे नहीं और हो सकता है पेपर के अंदर इसको आपको सोल्व भी करके दे दें, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आएगा, सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.2, और सारे मान रखोगे तो, और परसेंटेज में चाहिए आपको, तो पी इन परसेंटेज चाहिए, तो क्या हो जाएगा 0.2 गुणा 100%, तो क्या बन जाएगा अपने पास है 20%, ओके। इसी ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें क्यों करवाया, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें इसलिए करवाया कि इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। ये क्या था, फर्स्ट वे था, ठीक है, ये पहला तरीका था सोल्व करने का, और इसके बाद अपने पास आता है सेकंड वे। सेकंड वे देखो अपने पास क्या है, सेकंड वे क्या कहता है, सेकंड वे कहता है कि जो डेल पी है इसे आप कैसे लिखोगे, यहाँ क्या आता था, प्रोबेबिलिटी कैसे आ रही है, देखो साई स्टार डीएक्स, तो डेल पी जो आ रहा है वो आ रहा है अपने पास यहाँ पे साई एक्स, साई स्टार कह दो, ये साई एक्स के मोड का स्क्वायर कह दो, और इधर क्या आ जाएगा डीएक्स, ठीक है, डीएक्स कह दो या डेल एक्स कह दो। अब निकालो ये चीज, तो ये क्या बन जाएगा, साई स्टार 2/a साइन स्क्वायर πx/a, और यहाँ अपने पास क्या है, डेल एक्स सिंपली, पार्टिकल जो है वो कितनी रेंज में पाया जाना चाहिए, 1 एमस्ट्रॉन्ग में, कितनी में, 1 एमस्ट्रॉन्ग में पाया जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर दो, कुछ है ही नहीं, और बाकी सारे मान रख दो। डेल एक्स का मान कितना अपने पास, 1 एमस्ट्रॉन्ग है, डेल एक्स का मान कितना है, 1 एमस्ट्रॉन्ग है, चलो आगे कितना हो जाएगा, 2/a साइन स्क्वायर πx/a। अब एक्स का मान कितना रखोगे, एक्स का मान रखोगे आप a, कितना रखोगे, एक्स का मान, 1 मिनट, साई स्टार, देखो बात, जो अपना एक्स है ना, एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है कहाँ पाया जाना चाहिए, ठीक है ना, कहाँ पाया जाना चाहिए, ओके। और डेल एक्स का क्या है, उसके आसपास की रेंज क्या है, तो डेल एक्स क्या बताया, बीच में, मतलब a/2 पे, और जो डेल एक्स है मतलब रेंज क्या है, 1 एमस्ट्रॉन्ग के ऑर्डर में, समझ गए आप कि इसके यहाँ पे पाया जाना चाहिए, a/2 पे पाया जाना चाहिए, और इसका जो ऑर्डर दिया है dx दिया है कि कितना रेंज दी है वो कितना है, वो दिया है अपने को 1 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो dx हो गया वो 1 एमस्ट्रॉन्ग हो गया, और ये कितने पाए जाना चाहिए, वो a/2 हो गया, तो ये मान रखो, तो ये कितना हो जाएगा 2/a, और x का मान कितना हो जाएगा π/2, ठीक है, π/2 आ जाएगा, इनटू में अपने पास क्या रहेगा, इनटू में अपने पास क्या हो जाएगा,
जो अपने पास रेंज दी आपको। क्या हो गया, स्लाइड्स में दिक्कत क्यों आ रही है? एक सेकंड रुकना है ना, चेक करता हूँ। ठीक है, इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं यहीं से। देखो अपने पास क्या हुआ कि ये था पाई बाय ए। ठीक है, पाई बाय ए था, इसमें तो कोई समस्या थी नहीं अपने पहले भी। और जो एक्स का मान था ना, ये क्या था अपने पास, एक्स का मान हो गया ए बाय टू। क्यों? क्योंकि सेंटर के आसपास ही बोला है अपने को। और कितना आसपास होना चाहिए, लगभग 1 एमस्ट्रॉन्ग तक वो आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, ये चीज अपने रख दी। सारे मान रखो, क्या आएगा, 2/a, ये आ जाएगा साइन का स्क्वायर। ए से आ गया, ये आ गया पाई बाय 2, इंटू आ गया 1 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, मान रखो 2 गुना, ये कितना है अपने पास, ए का मान कितना है, 10 एमस्ट्रॉन्ग। ये कितना है, 1 एमस्ट्रॉन्ग। तो ये कितना आ गया, एमस्ट्रॉन्ग से एमस्ट्रॉन्ग 0.1 गुणा करोगे तो 0.2। ये क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर आपको क्या चाहिए, ये पी आ गया ना। अब आपको पी इन परसेंटेज चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 0.2 गुणा 100% बराबर आ गया 20%। तो ये जो छोटी सी ट्रिक थी, वो ट्रिक के अंदर, वो ट्रिक मैंने आपको बता दी। ठीक है ना, ये आपके लिए आगे जाकर के यूजफुल रहेगी, इसलिए अपने इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है ना, बस यहाँ पे यही ध्यान रखना, जो एक्स है वो क्या होगा कि किसके आसपास पाया जाना है, समझ रहे हो सकता है वो एक्स बाई a/2 दे देता, इसके आसपास a/4 इसके आसपास दे देता है ना। इसलिए मैंने ये ट्रिक आपको बताई। आगे चले, आगे आ जाओ। अब अपना स्टार्ट होता है नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या है कि जो अपन पढ़ के आए हैं ना, अगर वो आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको आगे भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, नया जो टॉपिक है अपने पास, उसकी हेडिंग डालो। वो है अपने पास इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। पोटेंशियल वेल। ठीक है, जो 1D बॉक्स पढ़ते हो ना, वो लगभग लगभग पोटेंशियल वेल के जैसा ही है। और दिक्कत क्या है अपने पास, इसमें दिक्कत क्या आ रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। स्टाइलर में दिक्कत है क्या? एक मिनट रुकना, मैं स्लाइड करके दोबारा चालू कर। मुझे लग रहा है इसके अंदर कोई दिक्कत है ना। एक मिनट रुकना बस। टेक्निकल चीजें हैं तो इनके अंदर है ना, दिक्कत हो जाती है, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, टेक्निकल चीजों में आप कितना ही अच्छा कर लो, अगर सपोज दैट आप कितना भी टाइम से पढ़ पुढ़ के रेडी होके लेक्चर बनाने बैठ गए, तो दिक्कत आ गई तो दिक्कत आ गई, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, वो दिक्कत रहेगी ही रहेगी। आ जाती तो आ भी जाती, अब देखते हैं किस्मत तुम्हारी आएगी तो कुछ दोबारा सही करेंगे। अब क्या है अपने पास, इनफाइनाइट पोटेंशियल वॉल वेल है ना। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल देखो क्या होता है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वॉल होता है कि अपने पास है ना कुआ है। ठीक है, उसकी जो हाइट है दोनों साइड से वो कितनी है, इनफाइनाइट है। और ये अपने पास क्या होता है, वो पहले वाला क्या था, एक तरीके का बॉक्स था। ठीक है, बॉक्स था, और इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ एक साइड थी, जीरो से लेकर के आप कहां तक चले थे, ए तक चले थे। जबकि ये जो इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अनंत विभव कूप जो पढ़ने वाले हैं अपने, ये कैसा रहेगा। अब ये क्या दिक्कत आ रही है इसमें, मुझे तो इसमें नहीं आ रहा। ये सर्च वाला स्टार्ट कहाँ से हुआ है? देखता हूं मैं क्या होता है इसका। ये अपने पास कैसा है, ये फिर से सर्च वाला आ गया। ऐसे तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई?
ये कैसा है अपने पास, सिमेट्रिकल है। इसको अपने लेके चलते हैं सिमेट्रिकल। ये मुझे लग रहा है कोई ऊपर लिखने से दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये अपना जो केस है वो कैसा है अपने पास, सिमेट्रिकल है। कैसा सिमेट्रिकल अपने पास पोटेंशियल है। सिमेट्रिकल पोटेंशियल कैसे, मतलब मानो ये अपने पास क्या हो गया, अपना पोटेंशियल बॉक्स हो गया। ठीक है, इसकी हाइट कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। ऊपर ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इसमें देखो कि आपकी बुक में क्या है, आपकी बुक में है ये कि सेंटर जो है ना उसको जीरो लिया है और इसको -a/2 से लेकर के a/2 लिया है। जो सीवीएच मैं उसकी बात कर रहा हूँ, -a/2 से लेकर के +a/2 लिया है। तो अपने पढ़ेंगे तो इसको, और आगे जाकर के जब फाइनल रिजल्ट लिखेंगे ना, तो उस टाइम में मैं आपको वेव फंक्शन लिखते टाइम में बता दूंगा कि अगर इसकी जगह -a से +a होता तो चीजें कैसे होती है ना। आपकी बुक में ये है, वो क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, ताकि आप जब लेक्चर के बाद जब बुक पढ़ो, आपका मन हो कि बुक पढ़नी है, वैसे नीड नहीं है बुक पढ़ने की, कोर्स होने के बाद भी आपको लगे बुक पढ़नी है, तो आप थोड़ा सा मैच कर पाओगे ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर -a से a आता है तो उसको भी अपने लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसकी बात करें, इसके अंदर क्या है, जो अंदर अपने पास पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। जीरो होगा ना, और इस पे जो दरवाजा है, जो दीवारें हैं उस पे आकर के अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे दो चीजें रह गई, और ये सिमेट्रिक पोटेंशियल पूरा दो बन गया, एक तो ये स्पेस है और एक ये स्पेस। अपने सिर्फ इसके अंदर की ही बात करते हैं। ओके, सिमेट्रिकल आपका एक केस हो गया। ठीक है, जो बाउंड्री ली है वो हमने कहाँ ली है, एक्स जो आपका वो -a/2 से कहाँ तक है, a/2 तक है। ओके, इसके बाद देखो, जो पोटेंशियल आपका वो कैसा है, सिमेट्रिक है। ऐसा है, सिमेट्रिक है, मतलब v -x करोगे तो वो कितना आएगा, vx आएगा। ठीक है ना, इससे नेगेटिव में जाओगे आप तो भी वो कैसा है, पॉजिटिव जैसा ही है। समझ रहे हो ना, कि इससे जितना नेगेटिव में जाते जाओगे उतना ही आपको कैसा मिल जाएगा, वो पॉजिटिव को मिल जाएगा। तो ये कैसा एक सिमेट्रिक पोटेंशियल है। कैसा है पोटेंशियल, कैसा है कि ये इवन पोटेंशियल कह दो या सिमेट्रिक पोटेंशियल कह दो, एक ही बात। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है कि जो आपका Vx है ये कैसे वर्क कर रहा है, Vx वर्क कर रहा है, ये जीरो रहेगा और ये अनंत रहेगा। अनंत कब रहेगा, जब आपका जो x है ना वो क्या हो जाए, बड़ा हो जाए a/2 से, या जो x आपका वो छोटा हो जाए इससे, -a/2 से। इतना, अब इन दोनों चीजों को आप कंबाइन कैसे लिख सकते हो, कंबाइन लिख सकते हो आप कि x का मान है ना, इसका मॉडुलस है, वो जब भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना a/2 से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसको चाहे तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख दो, तो अपने पास जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इन्फिनिट होगा। और जब आपका जो x है, इसका मॉडुलस है वो छोटा होगा a/2 से, ये इक्वल होगा, है ना, तो अपने पास क्या रहेगा, ये जीरो रहेगा। ठीक है, दीवारों के ऊपर भी जो पोटेंशियल है वो अपना जीरो ही है, वो इन्फिनिटी है, तो ये क्या रहेगा, a/2 के साथ इक्वल का निशान है, नहीं आएगा। इस तरीके से अपना पोटेंशियल डिफाइन है। ठीक, तो अपने क्या करें, इसके अंदर मेन रीजन क्या होता है, अपने पास अंदर वाला ही होता है। ठीक है, तो अंदर वाले रीजन के लिए अपने क्या लिखें, वो लिखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, लिखें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, फॉर इनसाइड द पोटेंशियल वेल, फॉर इनसाइड द पोटेंशियल वेल, कि पोटेंशियल बॉक्स के अंदर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लगा रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगी, एच कट स्क्वायर बाय -h कट स्क्वायर बाय d2 d2 साई बाय dx स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा, vx साई बराबर क्या आ जाएगा, e साई। ये अपनी जो जनरल इक्वेशन है वो होती है। ठीक है, जो साई है उसको x का फंक्शन माना गया है। अब देखो अंदर के लिए v क्या है, जीरो है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास -h कट स्क्वायर बाय 2m, इधर आ जाएगा d2 साई बटा dx स्क्वायर, v जीरो हो गया, ये आ गया e और ये आ गया साई। ओके, थोड़ा सा और सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं बताता हूँ। देखो d2 साई बटा dx स्क्वायर, इसको इधर लेके जाओगे माइनस का, तो ये क्या बनेगा, माइनस का 2me बटा एच कट स्क्वायर इंटू क्या आ गया, साई। अब ये क्या है, आयोटा स्क्वायर है, नेगेटिव आ गया तो आयोटा स्क्वायर है, तो जो आपका फंक्शन बनेगा उसमें क्या आएगा, जो साई बनाओगे ना उसमें क्या आएगा, आयोटा आएगा। आयोटा आएगा तो चाहे तो उसको आप आयोटा वाले तरीके से लिख दो, इस तरीके से। ठीक है, चाहे तो इस तरीके से लिख दो, और चाहे साइन और कोस वाले तरीके से लिख दो, दोनों चीज ही सही है। ठीक है, अब अपने जो बुक में लिखा हुआ है ना वो साइन कोस वाले तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं भी इसको साइन कोस वाले तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, a साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आ गई बात के की, क्या है, तो के आपको सिंपली पता होना चाहिए। के क्या है अपने पास, √2me
क्योंकि ये क्या आ गया, पी आ गया। रूट टू एम ई कितना होता है, पी होता है ना मोमेंटम। मोमेंटम में जब एच कट का भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, वेव वेक्टर आ जाएगा। तो क्या अपने पास क्या है, रूट टू एम ई बटा एच कट है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, टू एम ई बटा एच कट का स्क्वायर आपके पास। ठीक है, ये अपने पास क्या है, के। इससे आगे चलेंगे, साई आ गया। अब देखो साई को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि साई पे बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तभी तो जो कांस्टेंट है ए और बी है इनकी वैल्यू आएगी। ठीक है ना, आगे के और केस आएंगे। तो अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो। स्पेलिंग गलत हो गई, कंडीशन की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, अंग्रेजी भी साथ में पढ़ लो, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में अंग्रेजी भी आएगी। ठीक है, तो देखो अप्लाई बाउंड्री कंडीशन करो। बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है, बाउंड्री कंडीशन कहती है एक्स इजिकल टू माइनस ए बाय टू पे कितना हो जाना चाहिए, जीरो। और एक्स इजिकल टू ए बाय टू पे भी जो आपका फंक्शन है वो कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन होगी। इसके अलावा क्या आती है, इसके अलावा आपके पास कंटिन्यूटी वाली भी आती है। कंटिन्यूटी वाली भी आती है ना, कि जो साई है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके, और साई कंटिन्यूस होना चाहिए, इसके साथ साथ ये अपना साई है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये जब सारी बाउंड्री कंडीशन लगाओगे तो अपने पास जो साई निकल के आएगा, कैसा आएगा, जैसे पिछले केस में आया था ना वैसा ही आएगा। ठीक है, तो जो अपना साई निकल के आता है वो आता है नॉर्मलाइज साई, जिसे मैं कहता हूँ, है ना, नॉर्मलाइज कर दिया मैंने इस वेव फंक्शन को। तो ये कितना निकल के आता है, जो आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, ये वेव फंक्शन याद रखना है, पीछे वाला जो कितना गया था वो याद है नहीं रखना है। ठीक है, तो जो मैं इसको मैं और सोल्व ना करके सीधा आपको लिखवा रहा हूँ, वेव फंक्शन कितना आ जाएगा, टू बाई ए। ये आएगा अपने पास टू बाई ए। इवन होगा अगर अपने पास क्या हो, एन इवन हो। इवन मतलब जीरो तो हो ही नहीं सकता, दो हो, चार हो, छह हो, डैश डैश डैश, कौन सा नंबर हो, इवन हो। ओके, और एन क्या हो, ओड हो। ओड मतलब वन हो, थ्री हो, फाइव हो, डैश 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 क्या हो, ओड हो। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे केस क्या आएगा, रूट टू बाई ए कोस एन पाई एक्स बाई ए। यहाँ क्या आएगा, साइन एन पाई एक्स बाई ए। ठीक है, ये अपने पास अपने वेव फंक्शन आ गए। ओके, अब देखो, अब एक बात आप ऑब्जर्व करो क्या, कि अपने पास जो अपना लिया है ना, अपने जो पोटेंशियल वैल लिया है आपने, जो पोटेंशियल वैल अपने यहाँ पे लिया है। ठीक है, जो पोटेंशियल वैल अपने लिया है, इसकी टोटल चौड़ाई कितनी है, टोटल चौड़ाई कितनी है, ए है। कितनी है, ए है। तो अगर ये टू ए होती, अगर इसकी जगह क्या हो, ए की जगह क्या हो, टू ए हो, है ना, तो आप जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना उसमें क्या कर दोगे, ए की जगह क्या कर दोगे, टू ए कर दोगे। समझ गए ना आप, इसकी जगह क्या आ जाएगा, टू ए, इसकी जगह टू ए, इसकी जगह टू ए, इसकी जगह टू ए, बस इतना ही होगा। इतना ही फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं आएगा, तो इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, सॉरी एक्स अपने पास ये आ गया। इससे एनर्जी आइगन वैल्यू निकालते हैं, पहले भी निकाली थी हमने, है ना, एनर्जी आइगन वैल्यू निकालते हैं बाउंड्री कंडीशन लगा के। निकाली थी या नहीं निकाली थी, बाउंड्री कंडीशन लगा के एनर्जी आइगन वैल्यू निकाली थी। वो एनर्जी आइगन वैल्यू यहाँ की यहाँ भी सेम की सेम आती है, एन स्क्र एच कट स्क्र पाई स्क्र अपॉन टू एम ए स्क्र, सेम की सेम बाउंड्री कंडीशन आती है। एन का मान आपको पता ही है, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, और चलते चलते इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, जब आप ई वन निकालते हो वो आती है एच कट स्क्र पाई स्क्र टू एम ए स्क्र। ये क्या है अपने पास, ई ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, या कह दो ई मिनिमम है, न्यूनतम मान यही होगा, या इसको आप इवन कहते हो। ये अपने आगे जाके यूज लेंगे। ठीक है, ई टू निकालोगे तो कितना आएगा, दो दुने चार, तो चार पाई स्क्र एच कट स्क्र अपॉन टू एम स्क्र, तो ये आ गया चार गुना, ये तो इवन ही है, तो ये आ गया चार गुना इवन। इसी तरीके से अपने पास ई थ्री जो आ गया, ई थ्री आएगा, तीन तीन नौ, नौ इवन। आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो लेवल आपके पास आ रहे हैं ये क्या है अपने पास, डिस्क्रीट हैं। ऑल लेवल्स कैसे हैं, डिस्क्रीट हैं, कोई डिजेनेसी नहीं है। ऑल लेवल्स, लेवल्स आर डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, नो डिजेनेसी इज देयर, नो डिजेनेरेसी इज देयर। कोई भी यहाँ पे डिजेनेसी नहीं। डिजेनेसी मतलब कि अपने पास एक की ऊर्जा का माना जाता है, मतलब मान लो दो का मान आ गया, नो इवन, है ना, तो वहां क्या करेंगे, डिजेनेसी है, उसकी डिजेनेसी कितनी होगी, दो होगी। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसके अंदर क्या कहेंगे, डिजेनेसी है ही नहीं। ओके, और यहाँ पे और कुछ तो क्या है देखने वाला, और कुछ बात ये आपको ध्यान रखनी है जो पहले बता चुका हूँ। ये क्या है अपने पास, ग्राउंड स्टेट है, जिसे आप कह सकते हो फर्स्ट स्टेट। ठीक, इसकी जो अगली है ये क्या कहलाएगी, सेकेंड स्टेट। और सेकेंड स्टेट इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट।
एक्साइटेड स्टेट, बाकी की आप लिख लोगे, आपको पता है ना आगे से आगे थर्ड स्टेट या फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। उन पे टाइम देने का कोई फायदा नहीं। एक बात और, जो मिनिमम ऊर्जा वाली एनर्जी होती है इसे क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी में जब अपने मानते हैं कि ऊर्जा जीरो होनी चाहिए, तो जीरो तो नहीं है, ठीक है ना। उस केस में एनर्जी कितनी है, तो इवन है, उसका मान कितना है, ईजीएस से आप बता सकते हो, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2 एम स्क्वायर। ओके, इसके बाद अपने पास आता है कि वेव फंक्शन लिखेंगे कैसे। ए की जगह अगर विड्थ 2a हो जाएगी, ए की जगह विड्थ 2a हो जाएगी, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया है। ओके, कोई वो दिक्कत वाली बात है नहीं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक जगह क्या कर देना, बस 2a कर देना, आपका काम हो जाएगा। तो देखो, जब आपने आप यहाँ बाउंड्री कंडीशन लगाते हो ना, बात सोचो, मैंने -a/2 से माइनस प्लस a/2 ही क्यों लिया, क्यों लिया, क्योंकि आपने जो 1D बॉक्स पढ़ा था ना, उसके अंदर जो लेंथ थी ना बॉक्स की, वो कितनी थी, a थी, और यहाँ कितना ले लिया, -a/2 से +a/2, तो यहाँ भी लेंथ कितनी होगी, a होगी। तो सारे के सारे रिजल्ट यहाँ क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। ठीक है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, इसलिए अपनी वो लिया है। ठीक है, और बुक में भी अपनी वही है। ओके, तो देखो अपन ने एनर्जी का देख लिया। ठीक है, लेमडा का क्या आएगा, आपको याद हो तो, जो लेमडा एन आया था ना बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद पीछे वाले में, तो वो था 2a/n। सेम का सेम ही कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, तो अपने क्या करें, आ जाओ, लेमडा डिफाइन करें, लेमडा डिजाइन करें, प्रत्येक केस का, प्रत्येक ग्राउंड स्टेट एनर्जी का करें। लेमडा 1 करोगे तो वो कितना आएगा, 2a आएगा। लेमडा 2 करोगे तो 2a/2 मतलब a आएगा। लेमडा 3 निकालोगे तो 2a/3 कितना आएगा, 2a/3 आएगा। करें इसको, आ जाओ। ये फर्स्ट केस है तो इसमें, अरे है ये लेमडा ही, फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, ए बराबर लेमडा/2, दूसरे केस में ए बराबर लेमडा, तीसरे केस में ए बराबर 3/2 लेमडा। ठीक है, ये तीनों केस है, आ जाओ देखते हैं अपने पास। इधर देखें इसको, इधर तो चलो यही देख लेते हैं। ये लेंथ हो गई, कितनी है, -a/2 से a/2 चल रहे हो सर आप, और इधर क्या है आपका, साई एक्स है। ठीक है, ये बाउंड्री आ गई, बाउंड्री पे वेनिश होता ही है जाके, तो ये कितना बनेगा, लेमडा a = λ/2, मतलब a के अंदर आधी लेमडा आएगी। पूरी लेमडा क्या है, ये है आधी लेमडा, मतलब सिर्फ एक वाला पार्ट, तो ये कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक, अब इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखनी हो, साई साई स्टार देखना हो, तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा और पीक बन जाता है, क्योंकि साई साई स्टार है इसलिए। ठीक है, ये क्या है, -a+a/2 है, और ये क्या है, माइनस का a/2 है। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कतें रह नहीं रही। ओके, ये आ गया अपने पास कौन सा वाला केस, ये आ गया साई 1। ठीक है, ये साई 1 है अपने पास। ओके, साई 2 की बात करें, आ जाओ साई 2 की बात करते हैं। साई 2 के लिए आप देखो, पहले तो बनाओ, ऑलमोस्ट सेम से ही ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या है, λ = a, मतलब a के अंदर पूरी पूरी लैम्डा आ जाएगी। ये अपने पास माइनस का a/2, ये है प्लस का a/2, ये माइनस का a/2, ये प्लस का a/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इतना। इसको आप करोगे, ये साई है अपने पास, है ना, साई एक्स है, ये साई सेकंड एक्स बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये -a/2 से +a/2 था, इधर आपका एक्स वेरी कर रहा था, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा, ये आ गया। ठीक है, ये साई सेकंड एक्स नहीं है, ये इसके मोड का स्क्वायर है। ये क्या है, साई, और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। ठीक है, साई 3 की बात करें, साई 3 कितना आ जाएगा, इस बार क्या बोल रहा है, ये देखो, एक ए में 3.5 आएंगे, कितने आएंगे, 3 बटा 2 मतलब 1.5 आएंगे, है ना। तो ये तो आ गया पूरा एक, और ये आधा और आ गया, ये लो, ये कितना है, x = a/2 है, ये कितना है, माइनस का a/2 है। इधर कौन बढ़ रहा है अपना, x बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये लो, ये लो, ये लो। ओके, ये आ गया a/2, और ये आ गया -a/2। ये क्या है, थर्ड एक्स, इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक्स वेरी कर रहा था। अब ध्यान रखना, बात आती है नोड पॉइंट की, सेम का सेम कॉन्सेप्ट जो आपको पहले बताया था। बाउंड्री वाले काउंट मत करो, बीच वाला काउंट कर लो। इसमें नोड पॉइंट कितने हैं, नोडल पॉइंट या नोड पॉइंट कहते हो, जीरो है। जीरो है ना, क्यों, क्योंकि ये एक पे था, ये क्या था, साई 1 था। तो n-1 क्या होते हैं, नोड पॉइंट होते हैं। n-1 क्या होते हैं, नोड पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो प्रत्येक के अंदर ही देख लो आप, इसमें क्या हो जाएंगे, n-1 1 - 1 0। इसमें ये 2 पे है तो 2 - 1 = 1, तो नोड पॉइंट इसमें हो गया 1, ये वाला है ना, बाउंड्री वाले काउंट करने नहीं है। इसमें ये 3, तो 3 - 1 = 2, तो नोड पॉइंट कितने हो गए,
अब नोड पॉइंट कहते हैं किसको है, जिसपे पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होता है ना वो क्या हो जाए, वेनिश हो जाए। इसको आप लिख लो, शायद मैंने लिखाया नहीं आपको। नोड पॉइंट इज ए पॉइंट, node point is a point where node point is a point where wave function get vanishes, wave function get vanishes, and it does not and it does not include and it does not include and it does not include boundary points and it does not include a boundary points। ठीक है। अब एक चीज और देखना, यहाँ पे भी वही सेम चीज लगेगी कि जो अपने पास सारे वेव फंक्शन आ रहे होंगे, ठीक है, सारे के सारे वेव फंक्शन आ रहे होंगे, वहां पे क्या लग रहा होगा आपको, ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन लगेगी, है ना। यहाँ लिख देता हूं मैं, ऑर्थो नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन अपनी लग रही होगी, तो ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन लगाओ, क्या होती है, साई एम स्टार साई एन बी एक्स, कहाँ से कहाँ, -a/2 से, a/2 कह दो या ऑल स्पेस कह दो, तो ये कितना आता है, ये आता है अपने पास। तो ये क्या समस्या है यार, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये हो जाएगा अपने पास डेल्टा एम एन। ओके, डेल्टा एम एन है तो इसका मतलब मान कितना हुआ, इसका मान या तो अपना होगा 1 या होगा 0। 1 कब होगा, 1 होगा जब m बराबर क्या होगा, n होगा, और 0 कब होगा, जब m बराबर क्या नहीं हो, n हो। ठीक, m बराबर n है नहीं हो, ये अपने पास ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन है। ओके, ये अपने पास ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन हो गई। इसी के साथ ये टॉपिक पूरा हो गया। अब इसके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर लेते हैं, करे क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन क्या है इसका, पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन अपने पास, द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल, द नॉर्मलाइज्ड द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट, इन द ग्राउंड स्टेट, जीएस लिख देता हूं सीधा, ग्राउंड स्टेट इन ए सिमेट्रिकल इन ए सिमेट्रिकल वन डायमेंशनल इनफाइनाइट इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल पोटेंशियल वेल वी एक्स इजिकल टू 0 4 -a से लेकर के a तक। ठीक है, ये अपना वो केस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कर लेंगे इसको सोल्व। वी एक्स इजिकल टू इनफाइनाइट फॉर एक्स का जो मॉडुलस है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल ए है। ठीक है, कि अंदर है तो वो पोटेंशियल 0 और बाहर है तो इनफाइनाइट पोटेंशियल जो होता ही है। और जो अपना ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन है वो अपने को दे ही दिया, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ये खुद ही दे दिया इन्होंने। ये 2/a आता है, यहाँ पे लेंथ क्या होगी, 2a होगी ना, -a से +a तक, तो ये 2/2a है। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन n पाई एक्स, n क्या है 1, क्योंकि ग्राउंड स्टेट है, पाई एक्स बाई ए 2a। अब देखो एक बात, n का मान क्या है 1 है, n का मान क्या है 1 है, तो n का मान जब 1 होगा ना, तो ये क्या होगी, ओड स्टेट होगी, तो क्या आएगा, कोस आएगा। n का मान इवन होगा ना, तब क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी रखो, जब इवन होगा ना तो पहले वाला सेम ही केस बन जाएगा। पहले वाले में क्या थे, सबके अंदर, क्योंकि वो एसिमेट्रिक था। ठीक है ना, 1D बॉक्स जो था वो ऐसा मान सकते हो आपकी एसिमेट्रिक केस अपने पास है। तो वहां जो अपने पास तो वहां क्या था, सबके लिए सेम था। ठीक है, तो यहाँ जब इवन आएगा ना तब आप उसमें चले जाओगे, पर यहाँ ओड आ गया ना तो क्या रहेगा, ये कोस रहेगा, तो यहाँ साइन नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा अपने पास, कोस आएगा। इसको कोस करो, कोस। ठीक है, ये अपने पास क्या है, वेव फंक्शन है। निकालना क्या है अपने को, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजिशन, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजिशन। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है किसकी, पोजिशन की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग
द पार्टिकल द पार्टिकल एट द सेंटर एट द सेंटर एट द सेंटर ऑफ द वेल सेंटर ऑफ द वेल विद इन ए रेंज ऑफ विद इन ए रेंज ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.1 के। ये अपने पास अपने को क्वेश्चन करना है। ठीक है, करें क्वेश्चन, आ जाओ सॉल्यूशन देखो क्या हो जाएगा, निकालो। x का एक्सपेक्टेशन निकालना है। ठीक है, सही आपको दे रखा है, तो क्या हो जाएगा x का एक्सपेक्टेशन, और आपको दिख रहा है वेव फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड है, होता नहीं तो कर लेते। ठीक है, तो जनरल केस में अपने पास क्या आता है, साई स्टार x साई dx। नॉर्मलाइज नहीं हो तो ये होता है ना, dx। ये होता है ऑल स्पेस, और यहाँ ये भी क्या है जो दे रखा है अपने को। ठीक है, माइनस से लेकर के प्लस ए। ओके, तो ये तो नॉर्मलाइज है, तो नीचे वाला क्या हो गया, एक हो गया। इसको रखोगे तो ये क्या आएगा, माइनस से लेकर के प्लस ए साई स्टार। कोस ही है तो दोनों में कोस ही रहेगा, तो ये बनेगा 2/2a। कोस कोस तो कोस स्क्वायर पाई एक्स बाय 2a, है ना। पाई एक्स बाय ए तो नहीं लिखा ना, पाई एक्स बाय 2a। ठीक है, और इनटू में क्या है, एक्स बच गया एक्स्ट्रा, है ना, तो ये एक्स है। अब देखो कोस स्क्वायर है वो क्या है अपने पास, कोस स्क्वायर वो क्या है, इवन फंक्शन है। कोस स्क्वायर क्या है, ये जो अपने पास कोस स्क्वायर ये क्या है अपने पास, इवन फंक्शन है ना। इवन फंक्शन स्क्वायर वाला इवन फंक्शन तो होता है। तो एक्स है, ये क्या है, ओड फंक्शन है। दोनों का गुणा करोगे, ओड गुना इवन, तो क्या बनेगा, ये फंक्शन बनेगा ओड फंक्शन। ठीक है ना, और जब ओड फंक्शन के ऊपर आप जब ऐसी प्रोपर्टी लगाते हो कि माइनस ए से लेकर के ए है, और एफ एक्स बी एक्स है, और ये इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब, जब आपका जो एफ एक्स है वो क्या है, ओड है। समझ रहे हो, इवन होगा तो ये दो गुना हो जाएगा, जीरो से एक आई क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। ठीक है, कब होगा ये होगा जब अपने पास एफ एक्स क्या है, अपने पास इवन है। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, चलें इससे आगे आ जाओ। तो ये क्या हो गया, इवन ओड फंक्शन हो गया, ओड का माइनस ए से प्लस ए कर रहे हो, और फंक्शन क्या है, ऐसा ओड है, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो जो एक्स था इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपने पास आ गई जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द वेल विद इन ए रेंज ऑफ दिस। ठीक है, ये करो आप, कैसे करोगे, दो तरीके बताए हुए आपको, दोनों में से कौन से भी तरीके से आप कर सकते हो। तो निकालो प्रोबेबिलिटी, क्या हो जाएगी, सिंपली 0.1 ए से लेकर के 0.1 ए साई साई स्टार, तो ये आएगा 2/2a कोस स्क्वायर पाई एक्स एन पाई एक्स बाई 2a dx। इसको सॉल्व करना, आंसर कितना आएगा, 0.2। आंसर आ गया आपका 0.2। परसेंटेज में निकालना, इन परसेंटेज, तो ये कितना आ जाएगा, p बराबर 0.2 गुणा 100%, तो ये कितना आ गया, 20%। अपनी प्रोबेबिलिटी आ गई सेंटर के आसपास 0.1 ए में पाई जाने की। ठीक है, इसी चीज को आप, जो आपको दूसरा तरीका बताया हुआ है ना, उससे करके देखना, आपका आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा आंसर, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, करके देखें, आ जाओ करके देख लेते हैं, हो सकता है नहीं भी आए। तो वहां क्या होगा, अपने पास क्या था, साई साई स्टार, ये जो था, साई साई स्टार करो, कितना होगा, 2/2a कोस स्क्वायर पाई एक्स बाय 2a। एक्स कहाँ पूछा है, सेंटर के आसपास। सेंटर के आसपास पूछा है ना, तो एक्स का मान कितना हो गया, जीरो, है ना, सेंटर के आसपास मतलब जीरो। एक्स का मान रख दो जीरो, इंटू डीएक्स। डीएक्स क्या होता है, जो गैप दिया है, जो अमाउंट का गैप दिया है, वो अमाउंट का गैप कितना है, 0.2a, आपको याद हो तो, है ना। 0.1 इधर, 0.1 इधर, तो कितना डीएक्स कितना हो गया, 0.2a हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो गया, और ये कितना हो जाएगा, 1, ये आ गया 0.2a, तो ये कितना आ गया, 0.2। तो परसेंटेज, इन परसेंटेज कितना आ गया, ये 0.2 गुणा 100%, तो ये अपने पास आ गया 20%। तो आपका जो आंसर था ना, वो क्या आ गया, सही आया। समझ गए आप, आपका जो आंसर है ना, वो क्या आ गया, सही आ गया। ठीक है, तो आप चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। ओके, इसी के साथ ये जो टॉपिक है वो यहीं फिनिश होता है। अब अपने पास आता है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक अपने पास क्या है, अगला टॉपिक अपने पास पोटेंशियल स्टेप। पोटेंशियल स्टेप,
ठीक है। अगला जो टॉपिक अपने पास वो है पोटेंशियल स्टेप। तो पोटेंशियल स्टेप के अंदर देखो ये कुछ इस तरीके की होती है। ओके, इसके अंदर अपने पास इस ये जो बाउंड्री है इसको अपने ले रहे हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगी, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और ये हो गया एक्स इज लेस देन जीरो। सॉरी, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और ये हो गया अपना एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो जो और ये क्या होगी, इसकी पोटेंशियल की हाइट होगी, ये अपने पास कितनी है, वी नोट है। ओके, ये जो हाइट है अपनी ये कितनी है, वी नोट है। जो पार्टिकल आएगा ना उसके दो केस बन सकते हैं। कौन से केस बन सकते हैं, दो केस बन सकते हैं। पहला केस क्या कहता है, पहला केस अपने को कहता है, ठीक है, जो पहला केस अपने को वो क्या कहता है, पहला केस कहता है कि मान लो कि जो आपकी एनर्जी होगी, जो पार्टिकल आ रहा है ना उसकी जो एनर्जी होगी वो हो सकता है ई जो है वो क्या हो, लेस देन वी नोट हो सकता है ना। पहला केस क्या होता है कि जो पार्टिकल आ रहा है ना उसकी एनर्जी क्या हो, लेस देन वी नोट हो, ई इज लेस देन वी नोट हो। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है कि अपने पास जो पार्टिकल आ रहा है, जो पार्टिकल अपने पास आ रहा है, ठीक है, उसकी जो एनर्जी क्या हो, ग्रेटर देन वी नोट हो। ये भी हो सकता है, दोनों के दोनों केस ही अपने पास अपने को देखने को मिल सकते हैं। ये केस क्या है, ई इज ग्रेटर देन वी नोट, और ये क्या है, ई इज लेस देन वी नोट। ये दोनों चीजें हो सकती है। ठीक, अब इन दोनों को वन बाय वन करके अपने स्टडी करेंगे, और जब आप एक स्टडी कर लेंगे तो दूसरा आपके लिए इजी हो जाएगा। इनके अंदर अपने काफी चीजें देखेंगे, ये क्लासिकल क्या कहती है, क्वांटम क्या कहती है, और अपने लिए इनके फॉर्मूले कैसे बनेंगे जिनको अपने यूज लेंगे, और इनके जो वो बनेंगे, क्या बनेंगे, वेव फंक्शन बनेंगे, उनके ऊपर आप बाउंड्री कंडीशन कैसे लगाओगे। यहाँ आप थोड़ा सा ऐसे भी सीखोगे कि बाउंड्री कंडीशन कैसे लगाते हैं किसी वेव फंक्शन के पे, जब वो अपने पास आयोटा वाली फॉर्म में हो, ई टू पावर आयोटा एक्स, ई टू पावर माइनस आयोटा एक्स, है ना, और सिंपल हो, ई टू पावर अल्फा एक्स और ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स, उनके ऊपर आप कैसे लगाते हो वो भी आप सीखोगे। इस टॉपिक का नाम हिंदी में हो जाएगा विभव सीडी। कोई हिंदी मीडियम में ही पढ़ रहा हो तो वो भी इसको देख सकता है ना। अब देखो, अब अपने इसके अंदर कुछ चीजें इसके अंदर देखो। पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल आपको दिख रहा है ये कितना है, v जो है अपने पास, इसके दो केस बन रहे हैं। पहला, ये क्या है, जीरो है। जीरो कब है, जब आपका x क्या है, लेस देन a है, तब इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो जीरो है। इस साइड आप देख सकते हो। दूसरा केस क्या है, ये कितना है, प्लस वी नॉट है, जब आपका x क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल क्या है, मान लो जीरो है। अब a क्यों लिख रहा हूं मैं, ये तो मुझे खुद नहीं पता। a लिखते लिखते आए ना तो उसी a की आदत हो गई है, तो ये जीरो होगा और ये भी क्या होगा, जीरो होगा। इस तरीके से अपने पास वी नॉट है, और यहाँ पे अपने पास क्या है, v के मान दो है, जीरो और वी नॉट। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अपने क्या करते हैं, क्लासिकल एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, क्लासिकल एनालिसिस करते हैं। क्लासिकल एनालिसिस आपका क्या कहता है, देखो कि अपने पास जो टोटल एनर्जी होती है ना, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप कैसे लिखते हो, टी से, पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिख दो या वी से लिख दो। ठीक है, पोटेंशियल है तो वी से लिखते हो तो वी से लिख दो। ठीक, यहाँ पे अपने पास क्या है, टोटल एनर्जी ई है। ओके, यहाँ से जो टी आएगा आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी जो है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी आ गई, ई माइनस का वी, और अपना जो आप पी को लिखते हो, पी लिख दो या इसको आप लिख दो एक बड़ा दो एम वी स्क्र, तो ये आ गया ई माइनस का वी। यहां से अपने पास जो वी निकालोगे तो वो आएगा टू गुणा ई माइनस का वी बटा एम, और इसका रूट। अब एक चीज देखो, इफ ई बड़ा है किससे, वी से, तो अपने पास जो ये जो वेग आ रहा है, ये वेग है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, वो वेग होगा, वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। और जब ई क्या होगा, लेस देन वी हो जाएगा, ई जो है वो लेस देन वी हो जाएगा, वी बड़ा हो जाएगा। तो जो आपका जो वी है ना वो यहां से कैसे आ जाएगा, इमेजनरी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इमेजनरी आ जाएगा। इमेजनरी आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वेग अपने पास क्या हो, इमेजनरी, ऐसा पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब है ये वाला केस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्लासिकल, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। क्या बोलते हैं, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। सिंपल सी बात, आप खुद भी देखो ना, टोटल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी से कम हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। ओके, और इसे क्या बोलते हैं कि अपना एक्चुअल रीजन वो है ही। ओके, और यहाँ पे क्या है, v इज ग्रेटर देन जीरो है। v इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, पार्टिकल आगे जाएगा। पार्टिकल क्या जाएगा, आगे जाएगा। पार्टिकल आगे जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, है ना, पार्टिकल आगे जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसमें क्या आप क्या बोलोगे, पार्टिकल विल मूव, पार्टिकल विल मूव फॉरवर्ड, है ना, पार्टिकल के पास वेलोसिटी है तो वो आगे मूव कर जाएगा। इसके अंदर क्या है, वी इमेज नहीं है तो पार्टिकल वेग है ही नहीं, है ना, तो इसमें क्या लिखोगे, पार्टिकल विल डो नॉट मूव, पार्टिकल डोंट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पार्टिकल विल, पार्टिकल विल डू नॉट पेनिट्रेट, पेनिट्रेट द पोटेंशियल बैरियर, द पोटेंशियल, पोटेंशियल बैरियर बोल दो या पोटेंशियल बोल दो, जो हाइट है ना उसके अंदर पार्टिकल जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, ठीक है। तो अपने इसका पहला केस डिस्कस करते हैं, फटाफट फटाफट आ जाओ। पहला केस क्या कहता है, पहला केस आपको कहता है कि जो आपकी जो एनर्जी है ना वो क्या है, कम है, किससे, आपके पोटेंशियल की हाइट से। समझ रहे हो आप मेरी बात, कि जो आपके पास एनर्जी है, पार्टिकल के पास जो एनर्जी, आपके पास नहीं, पार्टिकल के पास, पार्टिकल के पास जो एनर्जी है वो क्या है, कम है, वी नोट से। ये वाला केस है, इसको हिंदी इंग्लिश में लिखवाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको बता दिया कि पार्टिकल की एनर्जी क्या है, वी नोट से कम है, और जैसे इतनी हाइट है तो पार्टिकल को यहाँ जाना है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक स्कूल की एक दीवार है, ठीक है, बच्चे क्या करना चाहते हैं, दीवार को कूद के जाना चाहते हैं, तो दीवार की हाइट मान लो 10 फीट है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना उसकी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब उसको कूद के जाने के लिए, कुछ बच्चों के पास तो उसको कूद के जाने की एनर्जी है, वो जाएंगे और उसको कूद के चले जाएंगे, जिनकी एनर्जी क्या है, उससे उसके पोटेंशियल से ई इज ग्रेटर देन वी नॉट है। कुछ पार्टिकल क्या है, कुछ बच्चे क्या है, उनकी एनर्जी उसकी पोटेंशियल हाइट से कम है, मतलब ई इज लेस देन वी नॉट, अपने जो अभी वाला केस पढ़ रहे हैं ये वाला, ठीक है, ई इज लेस देन वी नॉट है। इस केस के अंदर क्या होगा, क्या पार्टिकल जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। इस चीज को क्लासिकल अलग तरीके से बताती है, क्वांटम अलग तरीके से बताती है, ठीक है ना, ये दोनों चीजें आती है, ये अपने यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला केस क्या हो गया अपने पास, ई इज लेस देन वी नॉट, ये अपना देखो, ये रहा, ओके। तो ये कैसा केस है, पहला केस है, और ये कैसी कंडीशन अपने पास, दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन के अंदर देखो, आ जाओ लगाओ सारे के सारे केस, क्या केस क्या कहता है आपको पता ही है, वी एक्स है वो कितना है, 0 है। तब जब एक्स इज लेस देन 0, और वी एक्स कितना है, वी नॉट है, जब एक्स इज ग्रेटर देन क्या है अपने पास, 0 है, तो लगाओ अपने पास दोनों रीजन के अंदर, पहला रीजन ये, पहला रीजन, अरे है या नहीं है, ऐसा है या नहीं है, पहला रीजन ये वाला है और दूसरा रीजन ये वाला है, इसमें तो कुछ है भी नहीं पोटेंशियल, और इसमें पोटेंशियल है, ओके। तो लगाओ दोनों रीजन के लिए अपने पास, हम जानते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, एच कट स्क्वायर बाय 2m डी टू साई बाय बी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई बाय ई साई, ओके। पहले रीजन के लिए लगाओ, फर्स्ट रीजन के लिए, पहला जो आपका रीजन है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आएगा, ये माइनस आता है बच्चों, भूल कैसे सकते हो आप। पहला रीजन लगाओगे तो ये आएगा डी टू साई एक्स बटा डी एक्स स्क्र, वी है ही नहीं, है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण नंबर 1 आ गई, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, किसके लिए, एक्स इज लेस देन 0 के लिए। सेकंड रीजन में बनाओ, सेकंड रीजन में क्या हो जाएगा, माइनस एच कट स्क्र बाय 2m डी टू साई बटा डी एक्स के लिए कौन सा है, साई 2 है, प्लस वी कितना है, वी नोट है, और ये साई, और ये कितना हो जाएगा, ई साई। अब देखो बड़ा कौन है आपको पता है, बड़ा कौन है, वी नोट बड़ा है, कौन बड़ा लिया है हमने, वी नोट बड़ा लिया है ना, तो ये वी नोट से घटेगा, सिंपल सी बात है, ये इधर आके वी नोट से घटेगा, तो ये बनेगा अपने पास माइनस का एच कट स्क्र बाय 2m डी टू साई 2 बाय डी एक्स स्क्र प्लस वी नोट माइनस का ई इंटू साई बराबर 0, नेगेटिव का गुणा करो, इसका इधर गुणा कर दो, क्या बनेगा, डी टू साई 2 बाय डी एक्स स्क्र, इधर जाएगा तो नेगेटिव ही होगा, माइनस का 2 बाय एच कट स्क्र वी नोट माइनस का ई, और इधर आ जाएगा साई सेकंड। ये बात किसकी हो रही है, साई सेकंड की, किसकी बात है, साई सेकंड की, ओके। ये अपने पास साई वन की बात है सारी की सारी, ठीक है। अब इनके जब आप सॉल्यूशन लिखोगे, ये आगे समीकरण नंबर 1 और ये आगे समीकरण नंबर 2, ये किसके लिए, जब एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों के अपने क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने से पहले आप एक चीज देखो कि अपने पास यहाँ अपने क्या करेंगे, एक चीज मानेंगे, क्या मानेंगे देखो, इसको आप कैसे लिखोगे फर्दर आगे, ये बनेगा डी टू साई सेकेंड बाय डी एक्स स्क्र, ये माइनस का 2m e बटा एच कट स्क्र, है ना, साई 1। यहाँ आप क्या करोगे, जो 2m e बटा एच कट स्क्र, ये तो नेचुरल वाला है अपने, सदा ही आता है, तो ये हो जाएगा के स्क्र, इसको क्या कांस्टेंट मान लिया, के स्क्र अपने मान लिया, ठीक। और यहाँ क्या करेंगे, जो ये फालतू वाला है अपने पास,
कौन सा, 2m वी नॉट माइनस ई बटा एच कट स्क्वायर, इसको मान लेंगे क्या, अल्फा स्क्वायर। एक गलती कर दी क्या, यहां से इसको जाओगे तो नेगेटिव आएगा, फिर इसको यहाँ लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, समझ रहे हो, यहाँ नेगेटिव होगा, इधर लेके जाओगे तो पॉजिटिव प्लस आएगा, तो ये होगा 2m वी नॉट माइनस ई बटा एच कट स्क्वायर का मान कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर आ गया। अब इनके मान रखोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डी2 साई 2 बटा डी एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का अल्फा स्क्वायर साई सेकंड बराबर 0, जबकि इधर कितना हो जाएगा, ये अपने पास बन जाएगा, जगह छोड़ी नहीं तो यही लिख देता हूँ, डी2 साई 1, 1 है ये, 2 नहीं है, ओके, साई 1 है ना, पहले रीजन की बात है, डी2 साई 1 बटा डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, मतलब प्लस के स्क्वायर, प्लस का के स्क्वायर साई 1 बराबर 0, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन पहली आ गई इम्प्रूव्ड वाली, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन 2 आ गई, कौन सी, इम्प्रूव्ड वाली। इन दोनों को आप, इनके आप सोल्यूशन लिखोगे तो वो सोल्यूशन आप किस तरीके से लिखते हो, वो सोल्यूशन अपने आते हैं साई 1 बराबर साई 1 किस पे डिपेंडेंट, एक्स पे डिपेंडेंट, ठीक है। वो कैसे आते हैं आप खुद ही देख लो एक बात, क्या, जी, थोड़ा समझो बात को, है ना। ये के है, इधर है, इससे क्या बन रहा है, इमेजनरी बन रहा है, क्या बन रहा है, इमेजनरी बन रहा है, तो इसका सॉल्यूशन लिखोगे वो कैसे आएगा, इमेजनरी में आएगा। इधर क्या है, ये पॉजिटिव है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ी हो, अगर उसके जो रूट होते हैं ना, उसके हिसाब से जो सॉल्यूशन लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं अपने पास ए ई टू पावर, इमेजनरी है तो आयोटा के एक्स, है ना, कांस्टेंट क्या है, के है पहले केस के अंदर, और बी ई टू पावर माइनस का आयोटा के एक्स, ये कौन सा है, पहला केस है, समीकरण नंबर कितनी आ गई, 3। दूसरा केस साई 2, यहाँ क्या है, रियल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी ई टू पावर अल्फा एक्स, ओके, प्लस बी ई टू पावर माइनस का अल्फा एक्स, ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई अपने पास है, 4 आ गई। अब देखो बहुत गजब की चीज बताता हूँ एक, यहाँ पे ढंग से सुनना ये बात, कि अपने पास ढंग से बात बताता हूँ, देखो एक, कि जब ये वाला केस होगा ना, तो इसको कैसे एनालाइज करते हैं, इसको कैसे एनालाइज करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, कि देखो कि इधर जा सकता है तो प्लस का एक्स रहेगा, इधर आएगा तो माइनस का एक्स वाला, मतलब वाली चीज से, कि क्या आगे ऐसी कोई चीज है जिसे टकरा के आ सके, टकरा के आ सकता है, तो माइनस एक्स वाली दिशा रहेगी, ये वाली दिशा है ना, ये रहेगी, ये वाली दिशा रहेगी। अगर टकरा के नहीं आ सकता तो ये वाली दिशा नहीं रहेगी। आयोटा आ गया तो ऐसे एनालाइज करते हैं, अगर आयोटा नहीं आया, ऐसे केस अपने पास, तो इसको कैसे एनालाइज करेंगे, इसको करेंगे इनफाइनाइट से एनालाइज, कि अल्फा का मान इनफाइनाइट रखो तो ये वैनिश होना चाहिए, अल्फा का मान माइनस इनफाइनाइट रखो तो ये क्या होना चाहिए, वैनिश होना चाहिए। इस बाउंड्री कंडीशन से एनालाइज करते हैं इसको, और इसको किससे एनालाइज करेंगे, टकरा के वापस आ सकता है क्या, उससे एनालाइज करेंगे किसको, इसको अपने, ओके, समझ गए। इसको कैसे एनालाइज करते हैं इनफाइनाइट वाले तरीके से, इसको आयोटा वाले तरीके से, कि टकरा के आएगा नहीं आएगा, ये बाकी थोड़ा सा एनालाइज करूंगा ना अभी, तब आप थोड़ा सा और समझ जाओगे, ठीक है। इसको कैसे एनालाइज करते हैं, इनफाइनाइट प्लस माइनस इनफाइनाइट, इन इन तरीके से एनालाइज करते हैं। इसको दिशा से एनालाइज करते हैं, डायरेक्शन से एनालाइज करते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा आप आगे समझ जाओगे, रिफ्लेक्शन से लिख दो यहाँ पे, ओके। करें एनालाइज, ठीक है, आ जाओ एनालाइज करना शुरू करते हैं। पहली बात देखो, कि अपने पास ये किस केस की बात हो रही है, ये बात हो रही है एक्स इज लेस देन जीरो, और ये जो नीचे वाला है वो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब देखो आप एक्स इज ग्रेटर देन जीरो में आ गए, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, अब इसको तो एनालाइज करोगे, टकरा सकता है क्या और आ सकता है क्या, ठीक है। अब देखो पार्टिकल आ रहा है, पार्टिकल आ रहा है अपने पास, इज लेस देन वी नोट है, तो आके इस दिशा में जा रही है, तो प्लस एक्स वाली तो है ही यही, है ना, पहले साई 1 की बात कर रहा हूं, तो प्लस एक्स वाली तो है यही, और यहाँ पोटेंशियल है तो टकरा के आ भी सकता है, तो माइनस एक्स वाली भी है, समझ रहे हो, प्लस एक्स भी और माइनस एक्स भी टकरा के आ सकता है ना। जा रहा है, जाएगा सही, एनर्जी है तो टकरा के आ भी सकता है, क्यों, क्योंकि एनर्जी क्या है, वो दीवार से कम है, दीवार के पास जाएगा बच्चा और बिना कूदे के आ जाएगा, वापस आ जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी है। दूसरे वाले में देखो, जब आप दूसरे रीजन में आ गए, तो आप क्या जा रहे हो, आगे जा रहे हो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, कितने जा सकते हो, इनफाइनाइट तक जा सकते हो, पर आपको पता है इनफाइनाइट पे जाकर के जो आपका वेव फंक्शन है वो कितना हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वेव फंक्शन जो हमेशा कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जब x को इनफाइनाइट रखोगे तो ये क्या हो जाना चाहिए, साई 2 है वो जीरो हो जाना चाहिए, x को इनफाइनाइट रखोगे तो ये तो बन गया ई टू का माइनस इनफाइनाइट, ये तो जीरो हो गया, पर ये वाला जीरो नहीं हो रहा, ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जबकि साई इनफाइनाइट है, नहीं हो सकता, तो यहाँ आपको c का मान क्या लेना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा, तभी आपका वेव फंक्शन क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, बिकॉज एट x टेंस टू इनफाइनाइट साई सेकंड शुड बी जीरो, ये कभी होगा जब c जीरो होगा, तो साई सेकंड अपने पास क्या आ गया, साई सेकंड अपने पास आ गया
टी ई टू पावर माइनस का अल्फा एक्स। ये क्या आ गई समीकरण नंबर 4 अपने पास इंप्रूव होके आ गई है। ओके, और अपने पास इक्वेशन क्या बची, साई टू अपने पास ये वाली है, आपको यही याद रखनी है, और साई वन आपको ये याद रखनी है। अब तक आपको जितना भी समझाया है ना, उसमें से सिर्फ आपको इतनी चीज याद रखनी है, साई वन ये आएगा, साई टू ये आएगा, कौन से केस में ई इज लेस देन है वी नॉट में। ओके, अब इसको आगे डिस्कस करते हैं। अब अपने क्या करेंगे, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। मैं लगाऊंगा नहीं, बताऊंगा बस, ऐसे ही करना है वो, फिर डायरेक्ट रिजल्ट ही लिखाऊंगा है। ओके, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन अपने पास क्या क्या है, देखो यहाँ पे एक्स इजिकल टू जीरो के ऊपर क्या क्या चीज लग रही है। पहला, साई वन एक्स बराबर क्या होना चाहिए, साई टू एक्स के होना चाहिए, एक्स इजिकल टू जीरो। दूसरा, डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ये भी अपने पास क्या आना चाहिए, दोनों इक्वल आने चाहिए, कंटिन्यूस आना चाहिए। ये दोनों जब आप बाउंड्री कंडीशन लगाओगे ना, तो आपके पास जो ये जो कोफिशिएंट है ना, ए बी सी तो गया, डी बच गया, ए बी डी, इनके मान जो है ना आपस में ही आ जाएंगे एक दूसरे के, इनके मान एक दूसरे के आपस में ही आ जाएंगे। जब बाउंड्री कंडीशन लगाओगे आप, तो अपने पास जो साई वन एक्स आपको मिलेगा, वो क्या मिलेगा देखो, वो आपको मिलेगा ए ई टू पावर आयोटा के एक्स। ए का ए रह गया, ठीक है। जो बी था उसकी जगह आ जाएगा ए, बी था उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये क्या हो गया आज, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, बाद में देखूंगा इसको, है ना, अभी टाइम खराब नहीं कर सकते, अभी लेक्चर का टाइम है। ये हो जाएगा के प्लस का आयोटा अल्फा, और ये आ जाएगा के माइनस का आयोटा अल्फा। ई टू पावर माइनस का आयोटा, वो जो सर्च सर्च वाला ऑप्शन बंद कैसे होगा, वो स्लाइड्स गई कहाँ, ये रही अपने पास, है ना। सर्च वाला ऑप्शन बंद कैसे होगा, वो तो मुझे आता नहीं है, देखने पड़ेगा बाद में ही। ये क्या आ जाएगा, ई टू पावर माइनस, ये तो कुछ ना कुछ तो ऑप्शन होगा। पता नहीं, इसको फिर देखते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से दिक्कत नहीं आएगी। साइन वन एक्स जो आ गया अपना, कितना आ गया, ए ई टू पावर आयोटा के एक्स प्लस ए, ये आ गया के माइनस का आयोटा अल्फा बटा के प्लस का आयोटा अल्फा। यहाँ कितना आ गया, ई टू पावर माइनस का जो आयोटा के एक्स था वो का वो, ठीक है। ये किसके लिए, एक्स इज ए लेस देन जीरो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, बी का मान इतना सारा निकल के आ गया, आपको के का मान बताइए, रूट टू एम बाई एच कट स्क्वायर है, अल्फा का मान कितना है, रूट टू एम वी नोट बड़ा है ना, तो रूट टू एम वी नोट माइनस का ई बाय एच कट स्क्वायर, ये अल्फा का मान है, ठीक है। तो ये अपने पास साई वन आ गया। इसी तरीके से साई टू जो आएगा अपना, साई टू क्या आ रहा है, साई टू अपने पास आ रहा है ए, और इधर आ जाएगा टू के बाय ए प्लस आयोटा अल्फा, और इधर आ जाएगा ई टू पावर माइनस का अल्फा, ठीक है। ये साई वन आ गया, ये साई टू आ गया। ये अपने क्या है, एक्चुअल के अंदर वेव फंक्शन है, ठीक है। अब इनके अंदर बस ए है, इतनी चीज है। अब आप देखो, जो पहला अपने पास दो रीजन है अपने पास, ठीक है ना। अब इसके मैं ग्राफ बना रहा हूं, आप देखना, ये x इज इक्वल टू जीरो है, ये x इज लेस देन जीरो, और ये x इज ग्रेटर देन जीरो। इसमें देखो आयोटा के एक्स है, इसमें माइनस का आयोटा के एक्स है, मतलब ये साइन वाला बनाएगा, क्या बनाएगा, साइन वाला बनाएगा ना ग्राफ, प्लस आ गया माइनस आ गया, मतलब साइन बनाएगा, कोस बनाएगा। उस चीज को अपने कहते हैं ओसिलेटिंग वेव फंक्शन, समझ रहे हो, साइन आ गया, कोस आ गया, साइन कोस का ग्राफ कैसे बनता है, साइन कोस का ग्राफ तो ऐसे बनता है ना, साइन को कोस का ग्राफ, इसे कहते हैं ओसिलेटिंग। इसके अंदर अपने पास जो वेव फंक्शन है कैसा आएगा, ओसिलेटिंग आएगा। ओसिलेटिंग आने के बाद, ओसिलेटिंग आने के बाद, तो डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊं,
और अच्छे से बनाता हूँ लो, थोड़ा सा और सही से बनाते हैं इसको, मस्त सा, है ना। ये अपने पास देखो कि यहाँ आएगा ओसिलेटिंग सा, ये लो ओसिलेटिंग सा आ गया। अब देखो आगे, देखो क्या है, ई टू पावर माइनस एल्फा एक्स का ग्राफ है, या देख लो ई टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। जो ई टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ होता है ना, वो ऐसे आता है। ई टू पावर माइनस का ग्राफ कैसे आता है, ऐसे नहीं आता एक्चुअल में, ऐसे आता है, ठीक है ना। ई टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे आता है, ऐसे आता है ई टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ओके। अरे आता है या नहीं आता, आता है। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये वो वन हो जाएगा, तो वही किया है, ठीक है। तो इधर भी क्या होगा, डिकेइंग होगा। तो ये अपना ग्राफ कैसे आएगा, ये ग्राफ अपने पास आ जाएगा, थोड़ा सा इसको और अपने को सही से लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पहुंचना चाहिए। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, और आगे आगे क्या हो जाएगा, डिकेइंग हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात, कि आगे जाके ये क्या हो गया, सेकंड वाला जो फंक्शन है वो क्या है, डिकेइंग के रूप में, ठीक है ना। ये तो हो गया पहला रीजन, ये हो गया दूसरा रीजन। और ये देख लो मैंने एनर्जी जो इसकी उससे कम ही रखी है। और अपने पास ये क्या है, एक्स इज लेस देन जीरो रीजन है, और ये एक्स इज ग्रेटर देन जीरो रीजन है, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो है। ये सारा, ये सारी रामलीला अपने पास है, ओके। ये अपने वेव फंक्शन में लिख लिया। ये अपने पास कौन सा है, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन है, वो मैंने आपको बताया था, है ना। क्लासिकल फॉरबिडन रीजन पहले आपको बताया था ना, कि यहाँ क्यों क्लासिकल फॉरबिडन क्यों है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, टोटल एनर्जी से ज्यादा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, है ना। तो ये क्या है, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन है। ये क्या है, क्लासिकली अलाउड रीजन है। ये क्या है, क्लासिकली अलाउड रीजन, ओके। अब देखो इसके बाद अपने पास कुछ चीजें और आती है। एक आती है ट्रांसमिशन पारगमन की प्रायिकता घनत्व है। नया जो इसके बाद आता है अपने पास, वो आता है पारगमन का प्रायिकता घनत्व, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, ट्रांसमिशन मतलब उस पार चला गया, उस पार कहां से जाएगा, इसी से जाएगा ना। सेकंड रीजन में तो यही जा रहा है अपना। तो ये तो हो गया वेव फंक्शन, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो आप, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे निकालते हो, आपको याद हो तो साई साई स्टार से, साई स्टार से क्या निकालते हो, इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो यहाँ भी निकालो। तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास, पी एक्स बराबर साई साई स्टार कर दो, तो ए क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर। ये पहले यहाँ पे क्या था, डी था ना, डी थी, तो ये तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये तो थोड़ा सा उलझ जाएगा ना, इससे अच्छा इसको लिख दो डी स्क्वायर, लिख दो सीधा। तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर, और ई टू पावर क्या है, माइनस का अल्फा एक्स, साई साई स्टार करोगे तो ई टू पावर माइनस का टू अल्फा एक्स, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या है, ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी है, उस पार जाने की प्रोबेबिलिटी, ओके। अब इसके अंदर देखो अपने पास दो रीजन बन गए, एक तो बन गया क्लासिकल फॉरबिडन रीजन बना था एक, और एक क्या बना था, क्लासिकल अलाउड अलाउड रीजन बना था, ओके। तो देखो यहाँ पे अपने पास दो चीज होती है, क्या होती है, क्लासिकल क्या कहती है, जब आपके पास ई लेस देन वी नोट है, जब आपके पास ई लेस देन वी नोट है ना, तो क्या होगा, नो ट्रांसमिशन। समझना आप बात मेरी। जबकि क्वांटम क्या कहती है, जब आपके पास ई लेस देन वी नोट है, ठीक है, फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन, फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन। ये क्लासिकल क्या कह रही है, कि मान लो आपके पास एनर्जी है ई, बच्चों के पास एनर्जी ई है, और उनके आगे जो दीवार है ना, वो उनकी एनर्जी से ज्यादा है। समझ रहे हो, दीवार की हाइट कितनी है, वी नोट है, बच्चों की पास जो एनर्जी है वो ई है, और जो आपका ई है वो लेस देन है वी नोट से, तो बच्चे उस दीवार को पार कर ही नहीं पाएंगे, बच्चे उस दीवार से पहले ही रह जाएंगे। ये कौन कह रही है, क्लासिकल कह रही है ना। हम अपनी जो इंस्टिक्ट है वो क्या कहेगी, यही कहेगी बच्चे पार नहीं कर पाएंगे, क्यों, बच्चों के पास एनर्जी नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्वांटम क्या करिए, आप यहाँ पे देखो, जब आप ई लेस देन वी नोट वाला केस लेके चले थे, भी आपके पास यहाँ पे क्या है, देखो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे क्या है आपके पास, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आई है, मतलब पार्टिकल ट्रांसलेट ट्रांसमिशन कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ठीक है ना, उस बैरियर को पार कर सकता है, चाहे उसके पास एनर्जी उससे कम ही क्यों ना है, पेनिट्रेट करेगा वो, ठीक है ना। ये ग्राफ भी मैंने बनाया था, इसीलिए बनाया था, क्यों, क्योंकि पार्टिकल पेनिट्रेट कर सकता है। तो यहाँ क्या है, फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन है, पारगमन के लिए एक अपने पास कुछ न कुछ परिमित अपरायिकता है, ठीक है ना।
और क्लासिकल क्या कह रही है, क्लासिकल कह रही है अगर ऐसा होता है कि ई आपके पास लेस देन वी नॉट तो पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता, पार्टिकल ट्रांसमिट नहीं कर सकता, उस दीवार को नहीं भेज सकता। ओके, अब यहां पे देखो अपने पास एक नई टर्म निकल के आती है जिसे अपने कहते हैं पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन डेप्थ कह दो चाहे, या उसको आप कह दो पेनिट्रेशन डिस्टेंस, पेनिट्रेशन डिस्टेंस। ठीक, ये क्या होती है, ये अपने पास वो चीज है जहां पर जो आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना, ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो अपने मैक्सिमम मान की क्या हो जाएगी, एक बटा ई गुना हो जाएगी। समझ रहे हो आप, एक बटा क्या हो जाएगी, ई गुना हो जाएगी। ऐसी डिस्टेंस क्या कहलाएगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो पे मान लो कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो कितनी होगी, मैक्सिमम का ई भाग होगी, मैक्सिमम का क्या हो गई, एक बटा ई गुना हो गई, या कह दो ई भाग हो गई। ठीक है, तो वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी पेनिट्रेशन डेप्थ, या आप कह दो पेनिट्रेशन डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो, करके देख लो ये करोगे क्या या नहीं करोगे, चलो देख बताता हूं आपको। अगर x का मान क्या रख दो, 1/2 अल्फा रख दो, x का मान 1/2 अल्फा रखो, तो 2 अल्फा से 2 अल्फा गया, क्या बचा e⁻⁻1, ये आ गया d स्क्वायर बाय e, है ना, ये बता रहे थे कि मैक्सिमम का कितना भाग हो जाए, e भाग हो जाए, क्या हो जाए, मैक्सिमम का e भाग हो जाए। तो वो डिस्टेंस जो वो क्या कहलाएगी अपने पास है, वो कहलाएगी पेनिट्रेशन डेप्थ या पेनिट्रेशन डिस्टेंस। इसका मान कितना आ गया, 2 इंटू अल्फा आ गया, आया नहीं आया, डेल एक्स बराबर कितना आ गया, 2 अल्फा आ गया, डेल एक्स बराबर 2 अल्फा, मतलब सॉरी 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 2 अल्फा नहीं, 1/2 अल्फा। डेल एक्स का मान 1/2 अल्फा रखोगे तो 2 अल्फा गया, e⁻⁻1, ये आएगा d स्क्वायर बाई e, मतलब ऐसी डिस्टेंस जिसके ऊपर अपने पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो कितनी हो जाए, अधिकतम मान की 1/e गुना हो जाए। अरे है या नहीं है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ पे घट रही है, तो जिस पॉइंट पे जा करके वो अपने अधिकतम मान की 1/e गुना हो जाएगी, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी, एक्स वाली पेनिट्रेशन डेप्थ या पेनिट्रेशन डिस्टेंस कहलाएगी। तो उसका मान कितना है, 1/2 अल्फा है। ओके, 1/2 अल्फा आ गया, तो आपके पास dx का मान कितना आया, dx का मान आपके पास है 1/2 अल्फा। ठीक है, मान रखो 2 गुना अल्फा का मान कितना था, 2m, वी नॉट बड़ा था, माइनस का ई डिवाइड बाय गया था, एच कट स्क्वायर बाहर निकालोगे तो एच कट बचेगा। ठीक, तो ये आपके पास क्या आ गया था, डेल एक्स का मान आ गया था। अब देखो एक बात, क्या देखो, अब जैसे जैसे ई बढ़ेगा, जैसे जैसे ई बढ़ेगा, ई बढ़ेगा तो ये पूरा घटेगा, ये पूरा घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा मतलब डेल एक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, इसका उल्टा करना है तो उल्टा भी लिख दो, डेल एक्स घटेगा, या फिर या मान लो v क्या हो जाए, घट जाए, e बढ़े या v घटे, एक ही तो बात है, तो भी अपने पास डेल एक्स क्या होगा, बढ़ेगा, और v बढ़ेगा तो डेल एक्स है वो घटेगा। समझ गए कि अगर अपने पास क्या हो जाए, एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है उसकी, ठीक है, एनर्जी बढ़ेगी तो ये घटेगा क्योंकि माइनस में है, ये घटेगा तो ये पूरा बढ़ेगा, तो डेल एक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी होगी ना उसको उतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को ई भाग करने के लिए, मतलब इस बार उसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, ज्यादा दूरी तक पार्टिकल जा सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। अब एनर्जी क्या हो, कम हो तो वो तो स्टार्ट में कम हो जाएगा, मतलब डेल एक्स क्या आएगा, कम आएगा। पोटेंशियल क्या हो, बैरियर बहुत ज्यादा ऊंचा हो, पोटेंशियल बैरियर क्या हो, बहुत ज्यादा ऊंचा हो, तो भी वो क्या हो जाएगा, धीरे से जल्दी से कम हो जाएगा, है ना। और पोटेंशियल बैरियर क्या हो, बहुत छोटा हो, तो भी वो क्या हो जाएगा, बहुत आगे तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये डेल एक्स और वी नॉट और अपना जो ई वगैरह था इनके अंदर रिलेशन आ गए, रिलेशन है आ गए। तो देखो अपने पास क्या हो जाए कि हो सकता है जो बैरियर है वो बैरियर कितना इनफाइनाइट का हो, बैरियर क्या हो, इनफाइनाइट का, तो वी नॉट जब इनफाइनाइट रखोगे 1/इनफाइनाइट क्या आ गया, डेल एक्स क्या आ गया, जीरो आ गया। भाई साहब यही तो क्लासिकल मैकेनिक्स है, मतलब जब बाउंड्री क्या हो गई, इनफाइनाइट की हो गई, उसकी हाइट ही इनफाइनाइट है, कोई पार्टिकल ले आओ अंदर जा ही नहीं सकता, है ना। तो डेल एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया, डेल एक्स कितना आ गया, जीरो आ गया, मतलब उसके गेट पे ही वो क्या हो जाएगी, 1/e गुना हो जाएगी उसी जगह ही। ठीक है ना, तो डेल एक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ वैलिड होती है। ठीक है ना, तो वी नॉट इनफाइनाइट करोगे तो डेल एक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा अपने पास। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है देखो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ठीक है, जो आपने वेव फंक्शन निकाल लिए इससे अपने निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, दोनों तीनों केस की। तो आ जाओ, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है आपको पता ही है, जिसे जे से लिखते हैं।
ओके, एच से भी लिखते हैं, एच कट अपॉन 2mi साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आपको ये भी पता है, अगर साई क्या हो, रियल हो, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, तो जे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और अगर साई क्या हो जाए, ई टू पावर आयोटा के एक्स हो जाए, ए ई टू पावर आयोटा के एक्स हो जाए, ओके, तो अपने पास ये कितना आएगा, कैलकुलेट करना, कैलकुलेट कर लो, एस लिख दो या जे लिख दो, एक ही बात है, तो ये कितना आएगा अपने पास, आपको भी पता है, साई साई स्टार आपस में कट जाएंगे, आयोटा के यहाँ से बचेगा, आयोटा के यहाँ से बचेगा। ठीक है, एक में प्लस का बचेगा, एक में माइनस का, फिर माइनस है तो दो गुना हो जाएगा, दो गुना होगा तो आयोटा से आयोटा गया, क्या बचेगा, एच कट के अपॉन एम। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, इसको यूज करके देखना, ये कितना बचेगा, एच कट के बाई एम, ए इसमें भी ए इसमें, तो आगे क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ये जो चीज है एच कट के क्या होता है, पी बाई एम, ये क्या कहलाता है, वी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और अगर साई क्या हो अपने पास, बी ई टू पावर माइनस का आयोटा के एक्स हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है, कि बस इतना चेंज आ जाएगा, इस बार ये माइनस वाला पहले है तो ये भी माइनस रहेगा, दूसरा भी माइनस रहेगा, एक माइनस आ जाएगा आगे। ठीक है, बाकी बी स्क्वायर रहेगा, एच कट के बाय एम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का बी मोड का स्क्वायर बाय वी रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, समझ नहीं आई ना, तो ये तीनों फंक्शन है ना, इसमें यूज कर लेना, जे वाले में ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी प्रायिकता धारा घनत्व निकालने में यूज कर लेना, आपको पता चल जाएगा, मान जो है वो तीनों के तीनों इतने ही आते हैं। ठीक है, ये आप निकाल भी लेंगे, अरे एक का निकाल के दिखाऊं क्या, निकालने की जरूरत नहीं है, मैं बता चुका हूं ना, ई टू पावर आयोटा के एक्स यहाँ रखोगे, स्टार करोगे, ई की पावर, इसकी पावर माइनस आ गई, इधर है प्लस वाला है, इधर फिर अपने पास प्लस वाला है, इधर फिर माइनस वाला है, इसका प्लस वाले का क्या किया था, डेरिवेटिव किया था तो आयोटा के आगे, इसका माइनस आयोटा के आगे, तो आयोटा के माइनस माइनस आयोटा के कितना हो गया, टू आयोटा के, आयोटा से आयोटा गया, टू से टू गया, एच कट के बाय एम, और इधर क्या था, ए था ए था ए था ए था, तो ए स्क्वायर क्या आ गया, बार आ गया। यही केस आप बी वालों में करोगे तो ये सेम का सेम अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास देखो, अपने पास इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या आ गई इन चीजों से, इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या आ गई, जे आई जिसे आप कहोगे। ठीक है ना, इंसिडेंट तीन पार्ट है अपने पास, देखो यहाँ पे जो वेव पहला फंक्शन है ना, तीन पार्ट है, पहला आने वाला इंसिडेंट, ये जाने वाला रिफ्लेक्शन, ये ट्रांसमिशन वाला, समझ रहे हो, आने वाला जाने वाला और ये ट्रांसमिशन वाला। ठीक है, तीनों की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अपने पास है, तो इंसिडेंट वाले की कितनी हो गई, ये आप देख लो, ये रहा इंसिडेंट वाला, ये आ रहा है ना, ईट पर आयोटा के एक्स, तो ये हो जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एच कट के बाय एम। ओके, इसे आप लिखते हो वी, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे रह जाएगा। इसी तरीके से वो लिखोगे, रिफ्लेक्शन वाला लिखोगे, रिफ्लेक्शन वाला कितना हो जाएगा, बस कुछ नहीं, बी आ जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये आ गया बी, और जो ट्रांसमिशन वाला है वो आ गया जीरो, क्यों, क्योंकि वो क्या था, रियल था, वो क्या था अपने पास, रियल था, ये वाला था ना, किधर गया, ये वाला सही क्या था, रियल था, सही सेकंड की बात कर रहे हैं, वो रियल था, तो जे उसके लिए क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो साई टी कह दो, साई सेकंड कह दो, ये अपने पास कितना आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसमिशन की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो कितनी आ गई अपने पास, जीरो आ गई। अब इसके बाद अपने क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट निकालते हैं, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, वही अपने को काम आते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट अपने लिए वही है, तो यहाँ अपने पास अगला टॉपिक आ जाएगा इस केस के अंदर, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट अपने को इसके अंदर देखने हैं। तो अपने पास जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो डिफाइन कैसे, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, परावर्तन गुणांक, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मतलब पारगमन गुणांक। ये डिफाइन कैसे होते हैं, कि जो इनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, रिफ्लेक्शन वाला कैसे होगा, रिफ्लेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बटा इंसिडेंट वाली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड। ओके, इसी तरीके से जो ट्रांसमिशन वाला डिफाइन होगा, वो कैसे डिफाइन होगा, कोफिशिएंट कि अपने पास ट्रांसमिशन वाली, और ट्रांसमिशन वाली बेटा इंसिडेंट वाली प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ठीक है, और ये क्या बताते हैं, अब ये प्रोबेबिलिटी को बताते हैं, समझ रहे हो ना आप, कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या बताता है, रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी को, ट्रांसमिशन किसको बताता है, ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी को।
इसलिए जो प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मतलब या तो पार्टिकल आगे जाएगा पीछे जाएगा, यही तो है कि या तो टकरा के आ गया या आप आगे चला गया, एक ही बात होगी। ऐसा तो है नहीं बीच में अटक गया। तो आर प्लस टी हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ से अपने आर और टी कैलकुलेट करो। आर और टी जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे ना, तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, जेटी क्या था, 0 था। जेटी क्या था, 0 था अपने पास, ठीक है। और जे आई की वैल्यू, जे आर की वैल्यू, ए बी कॉन्स्टेंट की वैल्यू अपने पहले निकाल चुके हैं, सारे मान पुट करोगे तो आर अपने पास कितना आएगा, टी अपने पास 1 आएगा। आर चलो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, दिखाऊं कैलकुलेट करके, ठीक है आ जाओ। आर का मान क्या है, जे आर बाई जे आई। जे आर कितना है, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और जे आई कितना है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यही है ना, ठीक है। करो बी का मान पुट करो। बी का मान कितना है, बी का मान ये रहा, ए के माइनस अल्फा आई और के प्लस अल्फा आई, यही था ना। ये था ए के माइनस अल्फा आई बटा के प्लस अल्फा आई, ओके। इतनी चीज थी अपने पास, है ना। ये क्या होता है, बी बी स्टार होता है, ये तो बी हो गया, इनटू क्या आएगा, बी स्टार। इसका मतलब क्या होता है, इसका मोड के स्क्वायर का बी स्टार बी या बी बी स्टार, ठीक है। तो ये तो आ गया बी। बी स्टार लिखोगे तो ए तो कांस्टेंट हो, ए का ए, ये क्या हो जाएगा प्लस आयोटा अल्फा, नीचे क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा अल्फा, ये सारे आपस में कट गए। तो ये कितना बचा, ए स्क्वायर, नीचे पहले से क्या है, ए स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1। मतलब जो आपके पास आर होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, और जो टी होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। इस केस के अंदर जब आपके पास क्या है, ई इज लेस देन वी नोट है, तब आपके पास क्या हो गया, आर तो आ गया 1, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया 1, और ट्रांसमिशन आ गया 0। की रिफ्लेक्शन की कोफिशिएंट कितनी है, 100%, और ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। ये अपने पास क्या हो गया, पहला केस डिस्कस हो गया। इसके बाद अपने पास आता है दूसरा केस। दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस है अपने पास पोटेंशियल स्टेप का केस। पोटेंशियल स्टेप इफ ई क्या है, ग्रेटर देन वी नोट है, कि जब इसकी एनर्जी है वो क्या है, इसकी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल स्टेप की हाइट से ज्यादा है, तो क्या होगा, उस केस की अपनी बात कर रहे हैं। दूसरा केस अपने पास क्या है, ई इज ग्रेटर देन वी नोट, ठीक है। इसके अंदर अपने को कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मतलब सब कुछ अपने को ही करना है। लेकिन जो आपने पहले वाला केस पढ़ा है ना, ई इज लेस देन वी नोट, ठीक है, सारी की सारी जो आपकी चीजें हैं, सारी की सारी चीजें उसी से हो जाएगी, ठीक है। तो देखो उसके अंदर क्या था अपने पास, उसके अंदर अपने पास क्या होती है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखो। क्या लिखी थी, बी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्र, आगे क्या आता है, माइनस का एच कट स्क्र बाय 2m, और प्लस वी साई इजिकल टू आता है ई साई, ठीक है। अपने पास दो रीजन होते हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। तो अपने पास देखो रीजन 1 के लिए क्या हो जाएगा, रीजन 1 के लिए बस याद ये रखना कि इस बार क्या है, ई बड़ा है, ठीक है। तो रीजन 1 के लिए क्या था, वी था ही नहीं, वी था ही नहीं, तो क्या बनेगा, एच कट स्क्र बाय 2m डी टू साई 1 बाय डी एक्स स्क्र, वी है ही नहीं, ई साई, तो ये बनेगा डी टू साई बटा डी एक्स स्क्र बराबर माइनस का 2m ई अपॉन एच कट स्क्र। आ गया अल्टा वाला काम, है ना। ई है इसके पास, तो यहां क्या आ जाएगा, साई 1, ओके। और इसको थोड़ा सा लिखना चाहो तो तुम लिख दोगे इसको, डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 2m ई अपॉन एच कट स्क्र साई 1 बराबर 0। इक्वेशन नंबर इस केस में आ गई अपने पास 1, ठीक है। अब इसको k1 लिखो तो ठीक है, वरना इसको k भी लिख सकते हो तुम, इसको k भी लिख सकते हो, सब जगह इन्होंने k1 ही लिख रखा है, ठीक है। तो अपने भी इसको k1 ही लेके चलते हैं, ओके। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, k1 बराबर क्या आ गया, रूट 2m ई अपॉन एच कट का स्क्वायर। तो अपने पास जो इक्वेशन थी ये बन गई डी टू साई 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर साई 1 बराबर 0। इक्वेशन नंबर आ गई 1 इंप्रूव, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड लिखोगे तो क्या आ जाएगा, रीजन सेकंड के लिए, रीजन सेकंड के लिए अपने पास क्या है, रीजन सेकंड के लिए अपने पास बनेगा डी टू साई 2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m प्लस वी साई इजिकल टू ई साई, ओके। ई क्या है, बड़ा है, तो ई माइनस वी रहेगा, तो क्या हो गया, ई माइनस का वी इंटू का साई सेकंड, हो गया ना। इसको इधर लेके गए तो इसको इधर लेके गए, और अब इनका गुणा कराओ तो ये बनेगा डी टू साई सेकंड बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2m ई माइनस वी बटा एच कट स्क्वायर माइनस का गुणा इंटू साई
सेकंड इनको इधर लेके जाओगे तो ये आएगा d2 साई सेकंड बटा dx स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो क्या आता है यहाँ पे, नेगेटिव आता है आयोटा तैयार है। ओके, प्लस 2m बटा एच कट स्क्वायर ई माइनस का v नहीं है बच्चों, ये क्या है, v नोट है ना, v नोट है ये हर जगह, आप ध्यान रखोगे है ना। और साई सेकंड बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ओके, और इसको अपने मान लेंगे k2, k2 मानोगे तो क्या हो जाएगा, d2 साई 2 बटा dx स्क्वायर प्लस k2 का स्क्वायर बटा साई 2 बराबर 0। ये आ गई समीकरण नंबर 2 इम्प्रूव। ओके, जहां k2 आपका क्या है, √2m p माइनस वी नोट बटा एच कट का स्क्वायर। ये अपने पास क्या है, k2 है, ठीक है ना। अब इन दोनों में आयोटा वाला केस बनेगा तो इनके वेव फंक्शन लिखो, आप कैसे कैसे लिख पाओगे, वेव फंक्शन आपको पता ही है कैसे लिखना है, आयोटा आता है उस केस के अंदर आपको लिखना है a e टू पावर आयोटा k1x प्लस b e टू पावर माइनस का आयोटा k1x, c e टू पावर आयोटा k2x प्लस b e टू पावर माइनस का आयोटा k2x। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन आ गई। ये किसके लिए, x इज लेस देन 0 और ये x इज ग्रेटर देन 0। पता है ना आपको, साई 1 था वो लेस देन 0 के लिए था और साई 2 था वो ग्रेटर देन 0 के लिए था। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे लगाएंगे बाउंड्री कंडीशन। जब बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो सेम वही बात होगी क्या, कि ये रिफ्लेक्शन होके आ सकता है नहीं आ सकता, सिर्फ वो बात होगी, वो बात अपने यहाँ नहीं करेंगे कि इनफाइनाइट पे साई एग्जिस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो कब होता है जब यहाँ पे आयोटा नहीं होता, आयोटा है तो रिफ्लेक्शन वाली बात करेंगे। अब देखो इस केस में देखो, जब ये x इज लेस देन 0 है, ठीक है जी, यहाँ पे बाउंड्री है, आप टकराओगे वापस आ सकते हो, मान लिया आपकी बात। पर इस केस में देखो, जब आप एक बार बाहर चले गए, x वाला आ गया आपके पास, बाहर चले गए तो आप वापस कैसे आओगे, आगे कुछ है ही नहीं टकराने के लिए, तो यहाँ जो d है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो साई सेकंड बनेगा अपने पास, साई सेकंड एडिटेड क्या बन जाएगा, c e टू पावर आयोटा k2x बन जाएगा। इसे आप कह दो समीकरण नंबर 4 है इम्प्रूव्ड। ठीक है, अब अपने पास इतनी समीकरणें आ गई, साई 1 आ गया, साई 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे अपने पास तीनों चीजें है ना, कि अपने पास इस तरीके से ये बैरियर है। ओके, अपने पास ये कोई वेव आएगी, ठीक है, ये क्या कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है, या ये क्या सकती है अपने पास, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ सकती है। x इजिकल टू 0 से ये x ग्रेटर देन 0 है और ये x लेस देन 0। इस तरीके से अपने पास चीज है। अब इनको सोल्व करोगे, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, वही साई इजिकल टू 0 पे कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है ना, वो सारी कंडीशन अब तुम अप्लाई करोगे। डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उनका डिफरेंशिएट तो फर्स्ट टाइम आप करते हो, प्रथम अवकलन जो करते हो वो भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, x इजिकल 0 पे, वो सारी कंडीशन लगाते हो तो अपने पास जो सारे के सारे कोफिशिएंट है वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, a में आ जाएंगे। तो साई 1x कितना आएगा अपने पास, a e टू पावर आयोटा k1x प्लस ये आएगा a k1 माइनस का k2 अपॉन k1 प्लस का k2। ओके, और ये आ जाएगा e टू पावर आयोटा k1x। सिंपल सी बात है, k1 बड़ा है ना, क्योंकि सिर्फ e है इसके अंदर, v से घटा ही नहीं है तो k1 से घटाई है। ओके, ये याद रखने का तरीका आपके पास छोटा सा हो सकता है। साई टू एक्स जो आएगा d0 हो गया, c वाला बचा, c वाला क्या हो जाएगा, a2k1 बटा k1 प्लस k2 इसकी पावर e टू पावर आयोटा k2x। ठीक है, ये अपने पास है x इज ग्रेटर देन 0, ये अपने पास x इज लेस देन 0। अब यहाँ पे बाकी दो काम किया था वो यहाँ पे भी करो, क्या निकालो, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी प्रायिकता धारा घनत्व है, रियल के लिए 0 होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से अपने पास जे आई क्या आ जाएगा, जे आई आपको पता है क्या है, इमेजनरी पार्ट वाला है ना, 3 पार्ट बन गए। ये किसका है, इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्शन, ये ट्रांसमिशन, तो तीनों निकालो, तीनों के लिए। इंसिडेंट के लिए निकालोगे तो क्या आएगा, ए अपने पास, तो यहाँ पे आपको बताइए क्या बनेगा, ए स्क्वायर वी वन बनेगा। क्यों बनेगा v1, क्योंकि इस बार k1 है इसके अंदर, है ना k1, इसलिए v1 बनेगा। और जे आर आएगा वो आपको बताइए क्या बनता है, माइनस का b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर v1, यही बनता है ना। और जो जे टी बनेगा वो क्या बनेगा, ये हम निकाल चुके हैं पहले, है ना, जे टी बनेगा वो बनेगा c का मोड का स्क्वायर और h कट k2 बाय m,
इसे आप कहोगे V2। ठीक है, वहां V था, यहाँ V1 और V2 है। ओके, अब यहां पे निकालो कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालो। कितना आएगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपको बताइए, क्या था, जे आर डिवाइड बाई जे आई का मैग्नीट्यूड, निकालो तो क्या आएगा, आर बाई आई का मैग्नीट्यूड, बी स्क्र बटा ए स्क्र ही है, तो बी बटा ए का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, मान रखो, बी का मान रखो, ए का मान रखो, या बी का मान रख दो ए की टर्म्स में, तो क्या था, देख लो पीछे क्या था, बी का मान K1 माइनस K2, K1 प्लस K2, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा K1 माइनस K2 बटा K1 प्लस K2, साथ में आएगा ए, तो ए से ए गया, इसका क्या आ गया अपने पास है, स्क्वायर आ गया। ये अपने पास किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू है। ठीक है, और ये आर की वैल्यू आ गई अपने पास। अब K1 K2 की वैल्यू रख दो, रखो मान, K1 का मान कितना था, √2m e एच कट का स्क्वायर, और K1 कितना था, √2m e बटा है, तो e माइनस का V0 बटा एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय सेम का सेम 2m e बटा एच कट का स्क्वायर प्लस √2m e माइनस का V0 बटा एच कट का स्क्वायर, इसका रूट और इस कंप्लीट का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे, कर सकते हो ना सोल्व, इसका भाग दे दोगे, 2m e बटा एच कट स्क्वायर का भाग दे दोगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, e माइनस V0 बटा ई, इसमें भी ई माइनस वी नोट बटा ई, तो ई से ई गया, 1 माइनस वी नोट बटा ई, यहाँ पे 1 माइनस वी नोट बटा ई, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, देखो ये अपने पास आ जाएगा सोल्व करने के बाद 1 माइनस, नीचे 1 प्लस, ओके, रूट, यहां भी रूट, 1 माइनस वी नोट बटा ई, और यहाँ पे 1 प्लस, नहीं यहाँ पे 1 माइनस, ये देखो आप देख सकते हो, यहाँ भी क्या है माइनस है, यहाँ भी क्या है माइनस है, ओके, तो यहाँ पे लिख दो 1 माइनस वी नोट बटा ई, और इसका पूरे का क्या है, स्क्वायर अपने पास। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, आर की वैल्यू आ गई, अपने पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट उसकी वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अपने अगर ट्रांसलेशन कोफिशिएंट निकालें, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालें, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालें, सबसे आसान तरीका होता है टी प्लस आर बराबर क्या होगा, में 7 होगा, तो यहां से टी क्या आ जाएगा, 1 माइनस का आर। ठीक है, लेकिन आपको जो तरीका दिया अगर आप उससे निकालते हो, टी बराबर क्या था, जे टी बटा जे आई। ठीक है, जे टी बटा जे आई क्या था, ये रहा C2 का C2 स्क्वायर V2 और ए स्क्वायर V1, आपके पास V1 V2 का मान है। ठीक है, और C का मान है ए की टर्म में, वो सारे मान रख दो, आपके पास जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, या सीधा 1 माइनस आर कर लेना, ये आपके पास आर रहा, इसको घटाओगे ना, तो इसको देख लो, ये क्या आएगा, K1 प्लस K2 का स्क्वायर आएगा, K1 माइनस K2 का स्क्वायर, बाकी तो कट जाएगा, इधर बचेगा 2 K1 K2, इधर बचेगा 2 K1 K2, तो 4 K1 K2 बटा K1 प्लस K2 नीचे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा अपने पास सिंपली 4 K1 K2 बटा K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ट्रांसमिशन जो प्रोबेबिलिटी है इसका मान रख दो सारा, इसका मान रखोगे आप, K1 का मान रखोगे, K2 का मान रखोगे, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 1 माइनस वी नोट बटा ई डिवाइड बाय 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वी नोट बटा ई और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी आया और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी आया। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मान याद रखना है। यहाँ पे दोनों चीज है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होगा और ट्रांसमिशन भी होगा। लेकिन हमारी क्लासिकल क्या कह रही थी, हमारी क्लासिकल कह रही थी अगर उसकी एनर्जी पोटेंशियल की दीवार से ज्यादा है तो सारे के सारे चले जाएंगे ना, रिफ्लेक्शन क्यों ही होगा, पर यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन की भी क्या है, फाइनाइट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना, ये बात अपने अभी लिखेंगे, इससे पहले ग्राफ और देख लो, जो आर आता है इसका मान कैसे वेरी करेगा, ई बटा वी नोट के साथ। ठीक है, ई बटा वी नोट, अब देखो अब इसका मान क्या है, लेस देन, ये ई बटा वी नोट है। ठीक है, ई बटा वी नोट इधर जा रहा है, ये मान 1 है। ठीक है, इससे कम हुआ मतलब ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब वी नोट क्या है, बड़ा है, मतलब ई क्या है, छोटा है, और इधर का मतलब क्या हो गया, ई क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब देखो जब छोटा था ना, वो वाला केस हमने देख लिया था, वो वाला केस हमने देख लिया था, वहां पे पूरा का पूरा क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था, मतलब रिफ्लेक्शन क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। उसके उस केस में अगर ट्रांसमिशन की बात करें, उस केस के अंदर ट्रांसमिशन कितना आया था अपना, ये पूरा का पूरा जीटी जैसे आ जाएगा, ई बटा वी नोट, इधर बढ़ रहा है, ये 1 है, ये ई ग्रेटर देन वी नोट है, और ये ई लेस देन वी नोट है। ठीक है, ये जी 1 है, तो ये इस बार कितना हो जाएगा,
अगर रिफ्लेक्शन 1 है तो ट्रांसमिशन कितना हो जाएगा, 0। इसके बाद यहां देखो, अब देखो ये चीज देखो, ई बटा वी नोट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखना मेरी बात सुनना ध्यान से, ई बटा वी नोट बढ़ रहा है मतलब ये घट रहा है, ये घट रहा है मतलब ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है मतलब ये क्या हो रहा है, टोटल घट रहा है। घट रहा है तो इसका ग्राफ जब आप बनाते हो तो वो ऐसे आता है। ओके, ये कैसे आता है, ऐसे आता है। जब ये ऐसे जाएगा टोटल 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। समझ गए आप मेरी बात, कि अपने पास जो आर का ग्राफ इस तरीके से आएगा और टी का ग्राफ है इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब देखो अपने पास इसके बारे में क्लासिकल ने क्या कहा था कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा। कहा था ना, पर रिफ्लेक्शन भी होगा। पीछे वाले केस के अंदर क्लासिकल ने क्या कहा था, वहां भी मैंने शायद आपको एक पॉइंट लिखाया था, वो मैं दोनों ही आपको थ्योरी के रूप में लिखवा देता हूं। ठीक है, तो यहां लिखो क्लासिकल वर्सेस क्वांटम, क्या क्या अलग अलग चीजें आई है इनके अंदर। ठीक है, तो अब नई हेडिंग डाल दो, क्लासिकल वर्सेस क्वांटम मैकेनिक्स। कौन सा केस है, पोटेंशियल स्टेप केस। ठीक है, पोटेंशियल स्टेप की अपनी बात कर रहे हैं। पहले बात करेंगे पहले केस की, कि पहले केस के अंदर क्या था, ये आप पहले लिख लो, उसके बाद में थोड़ा समझा दूंगा इसको। ओके, लिखो आप, मेरे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही थकूंगा ही मैं, कोई फायदा नहीं है। आपको बताइए क्या था उसके अंदर, ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी थी ना, थी। मतलब जब अपने पास, यही तो क्लासिकल कह रही थी कि अगर आपके पास ई क्या है, लेस देन क्या था, वी नोट था ना, तो वो पार नहीं जाएगी। एनर्जी नहीं है तो पार कैसे जाएगी, पर क्वांटम कहती है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कहां जाएगी, पार चली जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, ये देखो मैंने यहाँ पे कंटिन्यूटी क्या रखी है, मेंटेन रखी है, रखी है ना मेंटेन। ये क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, पर मैंने यहाँ पे कंटिन्यूटी मेंटेन रखी। ठीक है, मेंटेन क्यों रखी, क्योंकि जो वेव फंक्शन होता है वो कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा, जो अपने पास कंटिन्यूटी थी वो मेंटेन रखी। ठीक है, तो ई लेस देन वी नोट के लिए लिखो, द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड, द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम, the main difference is, the main difference between, the main difference between classical and quantum result is, classical and quantum result is, comma comma, according to classical mechanics, according to classical mechanics, no particle will be there, no particle will be there, no particle will be there in second region, in second region, but according to quantum mechanics, but according to quantum mechanics, there will be, there will be finite probability of, there will be finite probability of transmission, there will be finite probability of transmission of particle, of particle in region second, in region second. So so there will be wave function, so there will be wave function, so there will be wave function, and and transmission probability, and transmission probability, transmission probability according to quantum mechanics, according to quantum mechanics in region second, इन रीजन सेकंड। क्या कह रहा है कि क्लासिकल ने क्या कहा था कि जब अपने पास ई लेस देन वी नोट है तो वो उसको पार ही नहीं कर पाएगा, पार ही नहीं कर पाएगा तो ट्रांसमिशन कर ही नहीं पाएगा, दीवार को टकरा करके वापस आ जाएगा। पर क्वांटम कहती है कि ऐसा नहीं है, वहां पे क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा। ठीक है ना, तो पार्टिकल आगे जा सकता है। क्लासिकल मैकेनिक्स, आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, ये बात किसने कही, क्वांटम मैकेनिक्स ने कही। अब इसके बाद आता है अपने पास सेकंड रीजन। सेकंड रीजन क्या है, सेकंड रीजन है E इज ग्रेटर देन वी नोट, कि अपने पास जो E है ना वो क्या है, वी नोट से बड़ा है। उस केस में क्या हुआ था, आपने अभी भी देखी है सारी चीजें, सारी की सारी चीजें आपने देख रखी है, तो उनको दोबारा बताने का कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, तो इसमें सीधा लिख दो अपनी थ्योरी में, लिखो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, for E is greater than V naught, for E is greater than V naught, there will be, there will be no reflection, there will be no reflection, but there will be no reflection, but क्लासिकली क्या कहा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई परावर्तन होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि एनर्जी तो भाग जाएगा आगे, सीधा सीधा पीछे आएगा नहीं।
ठीक है, नो रिफ्लेक्शन, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, according to quantum mechanics there is finite, but according to quantum mechanics there is finite reflection coefficient, there is finite reflection coefficient, there is finite reflection coefficient, mean there will be finite reflection, mean there will be finite reflection, mean there will be finite reflection of particle, ऑफ पार्टिकल मतलब पार्टिकल जो आपका वो रिफ्लेक्ट होके आएगा। ठीक है, ये दोनों बातें आपने लिख ली और इसी के साथ अपना ये टॉपिक पूरा होता है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें देख लेते हैं छोटी छोटी और उसके बाद अपने इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, आ जाओ। तो देखो, सबसे पहली बात, के क्या आता है अपने पास? के अपने पास आया था टू एम ई माइनस का वी। ठीक है, ऐसे नेचुरली यही होता है ना। ई माइनस वी क्या बनाएगा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 2m k बाय एच स्क्वायर क्या आता है आपका? के आ जाता है वेव वेक्टर। ठीक है ना, ये काइनेटिक एनर्जी है। टी मान लो इसको, तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बटा एच स्क्वायर का रूट लोगे तो वो आ जाता है के, मतलब वेव वेक्टर। और वेव वेक्टर क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। तो ये आ गया 2m ई माइनस का वी, यहाँ आ गया एच कट स्क्वायर। तो यहां से अगर लैम्डा निकालोगे तो वो कितना आएगा? लैम्डा निकालोगे तो वो आ जाएगा एच कट स्क्वायर बाय 2m ई माइनस का v। और 2 पाई है वो कहां जाएगा? एच कट के साथ जाएगा, तो ये लो एच कट के साथ आ गया। ठीक है ना, या फिर देख लो लैम्डा समानुपाती क्या आ गया? 1/रूट ऑफ ई माइनस का वी। अब आप क्या समझे इससे? आप ये समझे, अगर आप v बढ़ाओगे, अगर v बढ़ाओगे तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। मतलब अगर v जहां बढ़ेगा ना वहां लैम्डा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। आप मेरी बात समझे क्या? अगर आप क्या करोगे, v बढ़ाओगे तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब लैम्डा बढ़ जाएगा। लैम्डा मतलब कि बढ़ गया, मतलब लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। लैम्डा बढ़ेगा मतलब पी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पी घटेगा मतलब जो वेव वेक्टर है वो भी घट जाएगा। आप ये बात मेरी उम्मीद करता हूं मैं आप समझ चुके हैं, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा क्या होता है? के डिसप्रोपोर्शनल, और इसी तरीके से पी के भी क्या होता है? डिसप्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ अपने पास ये रिलेशन आ गया। अभी आया कैसे? ये वाली टर्म कैसे आई मुझे पता है, उम्मीद है तुम्हें पता होगा। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर क्या होता है? टोटल। तो के बराबर क्या आ गया? ई माइनस का यू। और ये के क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पी स्क्वायर बाय 2m। तो ये आ गई ई माइनस का वी, कह दो यू कह दो, एक ही बात है। तो 2m ई माइनस का वी। और पी क्या होता है? पी क्या आ जाएगा? रूट 2m दिस। पी बराबर क्या होता है? एच कट के 2m ई माइनस का v। तो k क्या आ गया? रूट ऑफ 2m ई माइनस का v। नीचे क्या है? एच कट, अंदर में होगी तो एच कट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो k का मान ये था, k का मान 2 पाई बाय लैम्डा, मैंने आगे सोल्व किया इस तरीके से। ओके, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। ये आपने देख लिया कि जब e माइनस वी का मान बढ़ेगा, e माइनस वी का जो मान है वो बढ़ेगा, इसका मान बढ़ेगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लैम्डा घटेगा तो p बढ़ जाएगा, p बढ़ेगा तो k बढ़ जाएगा। ये आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है ना, अब लैम्डा कहते हैं किसे हैं, ये आपको सारा पता ही है। जो ये जहां से स्टार्ट होके इस दिशा में जा रहा है ना, जहां से वापस स्टार्ट होके इस दिशा में जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिफरेंस है, दो डब्बे जहां आ रहे हैं ना, ये क्या कहलाता है? एक लैम्डा कहलाता है। ये है सरंग और ये है गलत। ठीक है, ओके, ये अपने लैम्डा होती है। अब अपने पास इसकी थ्योरी सारी फिनिश हो गई है, तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ इसके न्यूमेरिकल बचे हैं। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल देखें, आ जाओ इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। इसके न्यूमेरिकल अपने पास ज्यादा नहीं है, थोड़े ही न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल है, दो है, तीन, चार ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल लिख लेते हैं पहले, लिखते नहीं है या करते हैं साथ साथ। ओके, देखो पहले लिख लेते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आप एक साथ लिख लो क्वेश्चन 1 2 3 4, उसके बाद उनके सोल्यूशन लिख देना। ठीक है, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। लिखो, मैं लिखवा देता हूं आपको। ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंसिडेंट, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंसिडेंट, इज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट ऑन ए, फ्रॉम लेफ्ट ऑन ए potential barrier of, potential barrier of, potential barrier of infinite, infinite, infinite width,
पोटेंशियल स्टेप ही कहते हैं, ठीक है ना। इनफाइनाइट चौड़ाई की अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल बैरियर हो तो वो क्या हो गया, पोटेंशियल स्टेप ही हो गया, है ना। पोटेंशियल स्टेप, है ना, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, पोटेंशियल स्टेप। एंड हाइट 0.03, एंड हाइट 0.03 मतलब पोटेंशियल एनर्जी दी गई उस बैरियर की, हाइट 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट x इजिकल टू 0। कैलकुलेट द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, कैलकुलेट द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एंड द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट if energy, if energy, if energy of each electron, calculate the reflection coefficient and transmission coefficient if energy of each electron, each electron in the beam is, in the beam is, अपने को केस दे रखे हैं तीन बना के, ठीक है। पहला केस क्या है कि एनर्जी कितनी थी, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दूसरा केस क्या है, एनर्जी कितनी थी, E बराबर 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा केस क्या है, एनर्जी कितनी थी अपने पास, 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इनको सोल्व करेंगे केस बना करके। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन साथ ही लिखवा देता हूं मैं ताकि उस टाइम फटाफट फटाफट समझा दूं और परेशान ना होना पड़े क्वेश्चन को लेके। अगला केस अपने पास, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी ई इंसिडेंट, एनर्जी ई इंसिडेंट ऑन द पोटेंशियल स्टेप, ऑन द potential step where V naught is equal to 10 electron volt, where V naught is equal to 10 electron volt. Calculate the reflection coefficient, calculate the reflection coefficient, calculate the reflection coefficient R and the transmission coefficient T, transmission coefficient T when E is equal to 5 electron volt। पहला केस क्या है, ए वाला, वैन ई इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बी क्या है अपने पास, ई इज इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, तीसरा क्वेश्चन मैं साथ लिखा रहा हूं, आप नीचे लिख दोगे ना, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, ऐसे करके पहले खुद से करने की ट्राई करना। कुछ भी नहीं है इनके अंदर, दो केस दिए ना सिर्फ और सिर्फ, लास्ट वाले फॉर्मूले काम आएंगे, टी और आर वाले। तो ये अपने पास एक पोटेंशियल क्या बोल दो, वेल है, ठीक है। इसकी हाइट इस साइड इनफाइनाइट है और इस साइड भी इनफाइनाइट है, ठीक है। इधर दिख नहीं होगा तो इधर इनफाइनाइट है और इधर भी इनफाइनाइट है। इसकी जो लेंथ है वो ए है, चौड़ाई है वो ए है, इसमें जो एनर्जी है वो ई है, ठीक है। दूसरा केस है, और ये नेट का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, नेट का। अच्छा क्वेश्चन है तो यहाँ करवा रहा हूँ, है ना। यहाँ हो जाएगा, इसके इस साइड में क्या है, पोटेंशियल फाइनाइट है, ओके, और इस साइड में पोटेंशियल क्या है अपने पास, हमेशा की तरह इनफाइनाइट है। और इस केस में क्या है, दोनों का ही पोटेंशियल क्या है अपने पास, फाइनाइट है। इधर भी वी नोट है, इधर भी वी नोट है, इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। चौड़ाई इसकी भी ए है, चौड़ाई इसकी भी ए है, इसकी एनर्जी ई बी है, इसकी एनर्जी ई सी है। तो आपको इनकी एनर्जी का ऑर्डर बताना है, ए बी सी और डी, कि कहाँ कहाँ क्या ऑर्डर होगा। पहला है अपने पास, ई सी इज ग्रेटर देन ई बी इज ग्रेटर देन ई ए। दूसरा अपने पास ई सी
इज लेस देन ई बी इज लेस देन ई ए, और बी के अंदर क्या है अपने पास, ई बी इज लेस देन ई ए इज लेस देन ई सी। इधर अपने पास ई बी इज लेस देन ई सी इज लेस देन ई ए। ओके, ये अपने पास क्या रहेगा, एनर्जी का ऑर्डर रहेगा। यहाँ पे अपने को बताना है कौन से एनर्जी का ऑर्डर होगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है अपने पास वो है, ये क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है। अब अपने पास लास्ट जो क्वेश्चन है इस लेक्चर के अंदर वो है, विच ऑफ देम हैव मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम मोमेंटम। विच ऑफ देम हैव मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिख दिया, दिस इज द केस ऑफ पोटेंशियल स्टेप। पोटेंशियल स्टेप, ओके। ऑप्शन क्या है अपने पास, पहला ऑप्शन है E इज इक्वल टू 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और V इज इक्वल टू 0। बी में क्या है, E इज इक्वल टू 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और V इज इक्वल टू नो। सी क्या है अपने पास, E इज इक्वल टू 25 और V इज इक्वल टू 16। और डी क्या है अपने पास, E इज इक्वल टू 25 और V इज इक्वल टू 25। ये चार क्वेश्चन अपने पास है, अपने इनको करते हैं वन बाय वन, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले देखो, ये न्यूमेरिकल करने के लिए अब आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको है ना, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला लिखा देता जो मैंने इस लेक्चर में बताए हैं लास्ट के अंदर, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के, और थोड़ा बहुत लैम्डा का बताया, के का बताया, पी का बताया, ये सब बता देता तो भी आपके न्यूमेरिकल हो जाते और तो भी आपके पेपर के क्वेश्चन हो जाएंगे। पर जो आपको सारी ये रामलीला करवाई है ना, वो आपको इसलिए करवाई है ताकि इन फ्यूचर ऐसी कोई कैलकुलेशन करनी पड़े तो आप कर पाओ, ठीक है। थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए कि सिंपल उसमें पेपर में केस बना के दे दे तो आप उसको सॉल्व कर पाओ, ये चीज जरूरी है, ठीक है। और इसमें अगर आप फॉर्मूले भी याद कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। दिक्कत क्या आती है, पोटेंशियल वाली प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को टफ लगती है। जब मैं पढ़ा करता था, ठीक है, तब मुझे भी टफ लगती थी। रीजन क्या था, हम पूरा पूरा डेरिवेशन समझने की ट्राई करते हैं, कैसे होगा कैसे होगा, ये स्टेप कैसे है, ये स्टेप कैसे आया। जबकि आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या चाहिए, लास्ट के फॉर्मूले, ठीक है। तो लास्ट के फॉर्मूले पढ़ो, क्वेश्चन सोल्व करो, लास्ट के फॉर्मूले आपको याद करने। समझना है तो सारी चीज समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार लेक्चर देख लो, उसके बाद लास्ट के फॉर्मूले सिर्फ याद रखना। ओके, करें क्वेश्चन, आ जाओ। पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, पहला क्वेश्चन अपने पास, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट ऑन ए पोटेंशियल बैरियर ऑफ ए इनफाइनाइट विड्थ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पोटेंशियल विड्थ है उसकी, इनफाइनाइट विड्थ का पोटेंशियल बैरियर है, जिसे आप पोटेंशियल स्टेप समझ सकते हो ना। पोटेंशियल स्टेप बन गया, अगर एक बैरियर होता और उसकी चौड़ाई इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल क्या बन गया, स्टेप बन गया। एंड हाइट इतनी है, जो वी नोट का मान है अपने पास वो कितना है, इतना है, ठीक है। किस पे, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। कैलकुलेट द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, आपको आर निकालना है और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट टी निकालना है। इन द केस ऑफ, जब ई क्या है अपने पास, ये है, ये है, ये है, मतलब तीन केस है, एक बार ई है, एक बार ये ई है, एक बार ये ई ये है, ठीक है। और वी नोट का मान ये है, तो ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपको निकाल के देने हैं, ठीक है। फॉर्मूले आपके पास है ही, तो लगाओ। पहला केस क्या है, ये है 0.03 और ये ई है। पहला केस क्या है, ई ग्रेटर देन वी नोट। दूसरा क्या है, ई लेस देन वी नोट। तीसरा क्या है, ई इजिकल टू वी नोट, ठीक है। तीनों केस है, तीनों केस लगाओ। पहला केस में क्या होता है, जब ये वाला केस होगा, बी वाला आपको पता है, जब ई लेस देन वी नोट था, पहला केस किया था, वहां सारा का सारा ही क्या था, रिफ्लेक्शन था। ट्रांसमिशन क्या आया था, 0 आया था। आया था या नहीं आया था, सीधा आंसर इसका ये हो गया। दूसरे केस के अंदर, इस वाले केस में अपने कैलकुलेट कर लेते हैं कि जब अपने ई बड़ा है, ई बड़ा है, तो अपने पास जो आर आता है उसका मान कितना आता है, देख लो कितना आएगा, 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वी नोट बटा ई। वी नोट कितना है, इतना। ई नोट कितना है, इतना। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 3/4 और इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो करो कितना होगा, 1 माइनस 1 3/4, 1/4, 1/4 का रूट 1/2, तो इधर भी प्लस 2, इसकी स्क्वायर, 1 माइनस 1/2, 1,
1/2 और नीचे 1 + 1/2 मतलब 3/2। तो ये आ गया कितना 1/3 और इस पूरे का क्या है स्क्वायर। तो ये आ गया कितना 1/9। मतलब इसके अंदर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना आ गया 1/9। तो टी बराबर क्या आएगा 1 - r। तो ये आ गया 1 - 1/9 बराबर 1/8/9। समझ गए आप। मुझे लगता नहीं इसमें आपको किसी तरीके की दिक्कत होनी चाहिए। तो ये कितना आ गया अपने पास ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आ गया 8/9 और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आ गया 1/9। ठीक है कुछ नहीं किया, सिंपली इसके वाला आर और टी का फॉर्मूला लगाया, सिर्फ और सिर्फ इतना किया और कुछ भी नहीं किया। ओके, और दूसरा अपने पास हो ही गया। तीसरा अपने पास जब E इक्वल टू वी नॉट करोगे, देख लो दोनों को इक्वल कर दो, क्या होगा 1 1 से बन गया 0, 1 से बन गया 0 तो 1/1। तो रिफ्लेक्शन कितना आ गया 1 और ट्रांसमिशन फिर से कितना आ गया 0 अपने पास। ठीक है ना। अब ये केस लगाओगे तो भी क्या आया, ये से घटेगा 1 1 - 1 0 1 - 1 0 तो 1/1। तो रिफ्लेक्शन कितना आ गया 1 और ट्रांसमिशन कितना आ गया 0। इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम का सेम है। कंसीडर इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी E इंसिडेंट ऑन द पोटेंशियल स्टेप वेयर V नॉट इज इक्वल टू दिस। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालो, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालो। E कितना है, एक बार तो कम है, एक बार क्या है ज्यादा है। ये आप खुद से करने की ट्राई करना, फिर भी कर देता हूं। जब आपका E क्या है V नॉट से कम है, पोटेंशियल स्टेप है और आपका E है V नॉट से कम है, तो R हो गया 1 और T इज इक्वल टू हो गया 0। दूसरा केस E इतना है V इतना है, तो जो रिफ्लेक्शन आता है वो कितना आता है 1 - 1 प्लस √1 माइनस वी नॉट बटा ई, और इधर √1 माइनस वी नॉट बटा ई, इसका ब्रैकेट बंद और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, रखो मान, ये कितना 1, ये कितना 2, तो 1 - 1/2 मतलब 1/2, 1 - 1/2 मतलब 1/2, 1/2 का रूट तो 1 माइनस 1/√2, 1 प्लस 1/√2। ठीक है, तो इसकी क्या आ जाएगी होल स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से अपने पास ये आर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेना। टी कैसे आएगा 1 - r कर देना तो आपका टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये केस भी हो गया और ये केस भी हो गया, दोनों केस हो गए। तीसरा केस देखो अपने पास। अब एक बात देखो, जब ये इनफाइनाइट था तो अपना जो ई होता है वो क्या होता है n स्क्वायर h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, है ना। बाकी सारी चीज कांस्टेंट है, कोई भी स्टेट मान लो ये ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, जो ये कांस्टेंट सारे कांस्टेंट है। अगर n कांस्टेंट कर दो तो ई समानुपाती क्या आ गया a स्क्वायर, मतलब a बढ़ेगा तो e घटेगा। ठीक है ना। अब एक बात देखो, अब अपने पास एक बात देखो, जब आपके पास बाउंड्री क्या होगी इनफाइनाइट है तो पार्टिकल बाहर नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। ठीक है ना। जब बाउंड्री क्या होगी इनफाइनाइट से थोड़ी कम होने लगेगी ना, तो क्वांटम क्या कहती है कि पार्टिकल क्या करने की ट्राई करेगा, पेनिट्रेट करने की ट्राई करेगा। तो ये ए है ना, पहले जितनी ना रह के थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आप मेरी बात समझे या नहीं समझे। अगर इधर क्या है अपने पास इनफाइनाइट दीवार नहीं है, इनफाइनाइट पोटेंशियल की दीवार नहीं है, तो पार्टिकल क्या करेगा पेनिट्रेट करने की ट्राई करेगा। पार्टिकल जब पेनिट्रेट करने की ट्राई करेगा तो पार्टिकल क्या हो जाएगा ए से थोड़ा सा बाहर निकलेगा, तो ए का मान इनडायरेक्टली क्या हो गया बढ़ गया, तो बी का मान थोड़ा सा क्या हो गया घट गया। इसमें ए का मान दोनों साइड ही बढ़ गया, बहुत ज्यादा ही बढ़ गया, तो ईसी का मान और ज्यादा घट गया। तो सबसे कम कौन है, ईसी है। सबसे कम कौन है, ईसी, उससे थोड़ा ज्यादा ईबी, और उससे या सबसे ज्यादा कौन है अपने पास है ई है। आप समझ गए ना कि अपने पास ए क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा इनडायरेक्टली, जब अपने पास ये इनफाइनाइट नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ देम हैव मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम मोमेंटम। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, अपने पास फॉर्मूले है ही, सबके से पहले क्या निकालो ई माइनस वी निकालो, क्या आएगा 25, इसमें 25 में 9 गए 16, इसमें 9 और इसमें 0। ठीक है, और अब क्या देखो लेमडा, देखो याद करो लेमडा क्या था, समानुपाती किसके थी, पी तो लेमडा का उल्टा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेमडा समानुपाती किसके थी आपको याद हो तो, मेरे हिसाब से रूट ऑफ ई माइनस वी, रूट ऑफ ई माइनस वी के थी, है ना, ये थी अपने पास। तो अपने पास जिसके लिए ये सबसे कम है उसके लिए लेमडा क्या अधिकतम है, ये सबसे कम किसके लिए है, इसके लिए, तो इसके लिए लेमडा क्या आ गया मैक्सिमम आ गया। लास्ट केस के लिए लेमडा क्या आ गया अपने पास मैक्सिमम आ गया, और लेमडा मिनिमम किसके लिए आ गया, इसके लिए आ गया। ठीक है, उल्टा ही होगा, जिसके लिए लेमडा मिनिमम उसके लिए पी क्या होगा मैक्सिमम, उसके लिए लेमडा मैक्सिमम उसके लिए पी क्या हो जाएगा मिनिमम। ओके, इस तरीके से अपने सारे के सारे क्वेश्चन अपने डिस्कस कर लिए, और ये लेक्चर काफी बड़ा हो गया, लगभग 2 घंटे का लेक्चर हो गया है, और बाकी अपने करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।